आज हमारी गोष्ठी में समूह के कुछ बाहर के लोग मित्रगण जुड़े हैं। रामदयाल सूत्रकार, सुरेश सूर्यदीप कुशवाहा, सुरेश मिश्र उदय वेदांत, और हाँ, ये 3 लोग जुड़े हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और हमारे समूह के जितने भी सदस्य हैं उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। यह धन्यवाद सर। जवाहर चौधरी जी भी हमारे समूह में नहीं है, किंतु आज हमारे वो प्रमुख वक्ता हैं, उनका भी हृदय से स्वागत है। मैं व्यंगधारा समूह की यह 43वीं गोष्ठी है और समूह रोज व्हाट्सएप में समूह में अपनी रचनाओं पे विमर्श, व्यंग विमर्श और कालजयी रचना पर विमर्श तो रखता ही, साथ में हर रविवार को हम विमर्श रख रहे हैं। कभी किसी विषय पर विमर्श रहता है, कभी आंतरिक रहता है, कभी हम बाहर के अतिथियों को, विद्वानों को बुलाकर किसी विषय पर विमर्श करते हैं। और अभी 2 चीजें हमने नई चालू की हैं। इस माह के व्यंग के अंतर्गत हम फिर पूरे माह में जो रचना प्रकाशित होती हैं उन रचनाओं को हम अपने माध्यम से, जो सुलभ माध्यम है, उसको लेते हैं, उसमें फिर चयन करते हैं और चयन करके 4 लेखकों को 2-2 रचना हम देते हैं और वो लेखकगण, हमारे साथीगण, उन पर अपनी विचार रखते हैं। इसके साथ हमने एक और कार्यक्रम रखा हुआ है, विमर्श चलता है, जिसमें जो सदी के महत्वपूर्ण व्यंग्यकार हैं उनकी 5 रचनाओं पे हम भी चर्चा करते हैं। पिछले समय हमने प्रसाद जी की रचना ली थी, अब आने वाले भविष्य में हम उसको भी रखेंगे। तो ये आज जो प्रकाशित रचना, इसमें व्यंग्य की जो रचना है, यह दूसरी कड़ी है और दूसरी कड़ी में हमारे 4 वक्तागण हैं। जवाहर चौधरी इंदौर से, आप सभी लोग, हमारे मित्रगण, सभी लोग इनको बहुत अच्छे से परिचित हैं, यह कोई नए नाम नहीं है। और राजेंद्र वर्मा जी हमारे समूह के हैं, हमेशा जुड़े रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। शांतिलाल जैन भी समूह से हैं और ये भी अपने विचार हमेशा समय समय पर रखते रहते हैं और सब परिचित। शांतिलाल जी हैं नहीं, उपस्थित नहीं, वो आने वाले हैं, उनका समाचार आ गया है कि मैं थोड़ा देर से जुड़ूंगा, ये चीज है, मैसेज आ गया है उनका। और मधु आचार्य जी बीकानेर से हैं, ये भी हमारे समूह के हैं और इनकी उपयोगिता हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे विचार रखते हैं और व्यंग्य को समृद्ध करने की बात भी करते हैं। तो आज हमने जो अपना जो विमर्श है 4 रचनाओं का, फरवरी माह से लेके हमने 23-24 तारीख तक की रचनाओं का चयन किया था, जो हमें उपलब्ध हो गई थी। बहुत सी रचना अच्छी रहती हैं किंतु उपलब्ध नहीं हो पाती, किंतु हमारे जितने साधन है उसमें से जो हमें उपलब्ध हुई थी उनमें से हमने 8 रचनाओं का चयन किया था। 8 रचनाओं में हमने श्री जवाहर चौधरी जी को 2 रचना, राजेंद्र वर्मा जी को 2 रचना, शांतिलाल जैन जी को 2 रचना और मधु आचार्य जी को 2 रचना हमने दी थी। हाँ, एक बात और बता दें कि पहले हमारे जो वक्तागण थे, रामस्वरूप दीक्षित जी थे, उनकी बहन का देहावसान हो गया था, तो उन्होंने सहभागिता देने से मैं थोड़ा मुश्किल वो बताया कि हमें मुश्किल है जोड़ना, तो फिर हमने शांतिलाल जैन से संपर्क किया, क्योंकि हमारे मित्र हैं और वो सहज ढंग से तैयार हो गए और उनको हमको रचना दी गई। आज मैं सर्वप्रथम श्री जवाहर चौधरी जी से को जो रचना दी गई है, एक रचना का शीर्षक है पाठ, कुपाठ और पुनर्पाठ की शुरुआत। यह रचना सुधीश चौधरी जी की है, जाने माने व्यंग्यकार हैं, जनसत्ता में कॉलम लिखते, अन्य जगह भी उनके कॉलम चलते हैं और बड़े विद्वान। तो उनकी एक रचना है और एक रचना है कैसा बसंत, आज तो बगरो बसंत है। अशोक सांड जी हैं, हम इनसे परिचित नहीं है और किंतु इनकी रचना यहाँ वहाँ देखते रहते हैं। एक रचना उनकी हमने ली है। अब मैं श्री जवाहर
चौधरी जी से आग्रह करता हूँ कि 12 से 15 मिनट के बीच में दोनों रचनाओं पर अपनी बात रखें। श्री जवाहर चौधरी जी। मित्रों नमस्कार। मैं सबसे पहले तो रमेश जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बातचीत के लिए अवसर दिया, और ये भी बता दूं कि ये मैं पहली बार शामिल हो रहा हूँ किसी इस तरह की ऑनलाइन चर्चा में। इसके पहले हुआ नहीं, और जब से रमेश सैनी जी ने मुझे कहा है कि आपको इसमें शामिल होना है, मुझे बड़ा तनाव रहा। बच्चों ने थोड़ी सी मदद करी और ये सब जो अरेंजमेंट कर दिया, तो मैं आपके सामने बैठ पाया हूँ और अब ज़रा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास 2 रचनाएं भेजी हैं। गौतम खान जी की कैसा बसंत अब तो सगरो वैलेंटाइन है। पहले मैं 2 बात इस तरह के व्यंग पर करना चाहूंगा। इन दिनों जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, व्यंग में एक काफी उछाल सा आया हुआ है। अगर रम्य रचना की तरह अगर कोई रचना को अगर हम देखें, तो हमें ये गौतम सर जी की रचना जो भेजी गई है वो दिखाई देती है। समाज गतिशील है, उसमें निरंतर कुछ न कुछ जुड़ता रहता है, निरंतर कुछ न कुछ घटता रहता है, कुछ बदलता रहता है। और ऐसे में हमें लगता है कि कुछ सामाजिक मूल्य, जरूरत की वस्तुएं, सोच विचार, शिक्षा के कारण, बदलते समाज के कारण, कुछ आविष्कारों के कारण बदलते रहते हैं। ऐसी रचनाओं में जिस बदलाव को लेकर के थोड़े से तंज किए गए हैं, इस रचना में भी है कि बसंत है, लेकिन पहले कैसा बसंत था और अब कैसा है, प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम किस तरह से बदल गया है, उसका स्वरूप क्या है, वैलेंटाइन हो गया है, इस तरह की बातें उसने कही हैं। ऐसी रचनाएं पढ़ने में अच्छी लगती हैं और ठीक है कि वो है, लेकिन जो सुधीर पचौरी जी की जो रचना है, वो एक महत्वपूर्ण रचना के रूप में मैं इसको देखता हूँ। वो खुद भी दक्ष रचनाकार हैं और उनकी किसी रचना पर कोई टिप्पणी करना एक थोड़ा सा कठिन काम भी है, लेकिन इस रचना को पढ़ते हुए मुझे लगा कि उन्होंने बहुत ही तरीके से एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है। वो ये कि पाठ, कुपाठ और पुनर्पाठ, पाठ की जो प्रवृत्ति है, पाठ पढ़ने की जो प्रवृत्ति है, वो हम कई बार चर्चा करते हैं कि आजकल लोगों में पढ़ने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। उसके लिए टीवी दोषी है, उसके लिए इंटरनेट दोषी है, और कोई बात कहते हैं। तो पाठकों में तो हम लोग कहते हैं कि भाई पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अब इस व्यंग रचना से मैं कुछ हिस्सा भी पढ़ के सुनाऊंगा आपको। हम लेखकों में भी पाठ की प्रवृत्ति घट रही है। हम भी पुराने लोगों को नहीं पढ़ पाते हैं, अब उसके कारण जो भी हो, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाते। तो क्या ये ठीक है? पचौरी जी इस बात को उठाते हैं कि भाई उनके जमाने में उन्होंने देखा है कि लोग पाठ कर रहे हैं, पुनर्पाठ कर रहे हैं, रट रहे हैं, यहाँ तक कि जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ पढ़ के इतना पढ़ लेते हैं कि वो उनको कंठस्थ हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उनकी अच्छी बात ये उन्होंने कही कि कंठस्थ वाले हो जाए, लेकिन उसमें जो है वो उसको ग्रहण नहीं कर पाते, वो ग्रहण नहीं कर पाते। पाठ तो कर लिया, पुनर्पाठ तो कर लिया, लेकिन ग्रहण नहीं कर पाते। और ये प्रवृत्ति बाद के लोगों में भी है। हम लोग भी जो व्यंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं, वो इस तरह का नहीं कर पाते। मैं उसमें से एक हिस्सा आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बहुत सुंदर हिस्सा है, और वो चूंकि मेरी बात के साथ जुड़ता है, इसलिए मैं इसको कहना चाहूंगा यहाँ पर। इन पुनर्पाठियों को देखकर मैं आजकल वही सोचता हूं
कि ये एक बार भी ठीक से पाठ कर लिए होते तो दूसरी बार पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ती। कोरोना काल से कुछ पहले हिंदी के एक आचार्य को किसी सेमिनार में बार बार यह कहते सुना कि हमें हिंदी साहित्य के इतिहास का फिर से पाठ करने की जरूरत है। हाल से निकलने के बाद मुझे याद आया कि यार, फिर से पढ़ने की ऐसी नसीहतें तब भी दी जाती थी जब हिंदी वाले दद्दा मैथिली शरण गुप्त की गद्दी पर धोख लगाने जाया करते थे। तब जैनेन्द्र की बैठक में सब एक दूसरे से फिर से पढ़ने की बात कहते रहते थे और वहां से निकलते ही भूल जाते थे कि क्या करने को कहे थे। यही हाल बच्चन जी, दिनकर जी और श्रीकांत जी के दरबार का है। यहाँ सब एक दूसरे को यही कहते रहते थे कि उनको फिर से पढ़ना जरूरी है। यहाँ पचौरी जी इस बात को इंगित करते हैं, इशारा करते हैं कि पढ़ने की जरूरत, यानी जो लिखा गया है, जो कहा गया है, वो ठीक से समझा ही नहीं गया। मैं ऐसे लेखकों को जानता हूं, हो सकता है आप भी जानते होंगे, जिन्होंने, जो व्यंगकार हैं, व्यंग लिख रहे हैं और जिन्होंने परसाई को नहीं पढ़ा, जिन्होंने त्यागी को नहीं पढ़ा, ऐसे लोग हैं, उनको नहीं मालूम, लेकिन वो व्यंग लिख रहे हैं। तो ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जो लेखकों के साथ तो बहुत ज्यादा दायित्व के साथ जुड़ती है कि उनको पाठ करना चाहिए। अपने पिछले जो लिखने वाले हैं, सीनियर राइटर हैं, वो क्या लिख के छोड़ गए, कैसा लिख के छोड़ गए, ये सब उनको देखना पड़ेगा। भाषा, हम भाषा सीखेंगे, व्यंग की अलग भाषा होती है, हम सब लोग तो व्यंगकार हैं, हम जानते हैं व्यंग की अलग भाषा होती है और उसको साधना और मांझना पड़ता है। और वो मांझने साधने के लिए हमें, जब तक हम अपने वरिष्ठों के पहले वाली पीढ़ी को नहीं पढ़ेंगे, अपने से पहले वाली पीढ़ी को नहीं पढ़ेंगे, तो जानेंगे कैसे। अब देखिए, एक पुराने जमाने में तो ये होता था कि पत्र पत्रिकाओं में संपादक होते थे, साहित्यकार होते थे, वे आपकी रचना को खेत सहित वापस लौटा देते थे। मेरी रचनाएं भी खूब लौटाई रही। जब वो रचना लौट कर आती थी तो आप सत्य में रहते थे कि इसमें क्या कमी रह गई, आप उसको शोधते थे, आप उस पर काम करते थे और एक चीज जो विकसित होती थी सीखने की, वो हमें मिलती थी। आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो आप कोई भी गली मोहल्ले के अखबार में, वहां आजकल तो बहुत, इंदौर में तो करीब 350-400 अखबार निकलते हैं साहब, कि 350-400 अखबार। और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का हाल ये है कि सबकी क्वालिटी प्रिंटिंग के स्तर पर बहुत अच्छी, कलर्ड और सब बढ़िया छपते हैं। अब आप उसकी कतरन लगा दीजिए, आपको लगेगा ही नहीं कि ये कौन से अखबार का है। लेखक को लगता है कि उसने जहां भेजा छप गया, उसको लगता है कि बिल्कुल ठीक हो गया, वो संतुष्ट हो जाता, उसको अपने को संशोधित करने, सुधार करने की जरूरत नहीं महसूस होती, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, संशोधित करने की जरूरत नहीं होती। तो जो लिखा जा रहा है, जो भेजा जा रहा है, वो सारा का सारा व्यंग के अंतर्गत आ जाता है। छोटे छोटे अखबार हैं, व्यंग के कॉलम रखे हुए हैं, लेकिन उसका पेट भरने के लिए उनके पास पर्याप्त ठीक से सामग्री नहीं, पारिश्रमिक देते नहीं, तो वहां जो उसको भरने के लिए जो भी उनके पास होता है वो उसमें डाल देते हैं। ऊपर शीर्षक लिखा व्यंग और नीचे आप कुछ भी डाल दीजिए। एक घटना का विवरण हो सकता है, किसी को गरियाने की बात हो सकती है। और एक चलन तो अभी आजकल ये होने लगा है, पाठ की बात से बात को कुछ समझने की जरूरत है कि आप पाठ कैसे जो समझेंगे। कल रात को कोई घटना घटित हो रही है, रात को बैठ के आपने 500 शब्द लिख दिए, दूसरे दिन वो व्यंग के कॉलम में छप गई। अब आपने, आपका ट्रीटमेंट उसमें व्यंग को लेकर किस तरह का है, आपने उसको गरिया दिया, उसमें कुछ कड़वे शब्द डाल दिए, कुछ फटकार डाल दी, कुछ जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनको दबोच लिया, इस श्रेणी में आ गया। ऐसे तो नहीं होता व्यंग। व्यंग के लिए तो एक अलग किस्म की बात होनी चाहिए, उसमें भाषा भी है, उसमें आपका ट्रीटमेंट भी है, वो सब भी होना चाहिए। ये सब पाठ के अभाव में ठीक से हो नहीं पाता है। मैं तो ये मानता हूं कि जब तक व्यंगकार के पास भाषा अच्छी नहीं हो तो उसका लिखा हुआ भंगार है। आप शब्दों का कूड़ा इकट्ठा करके डाल दीजिए, वो कहीं ना कहीं छप जाएगा, आजकल छप भी रहा है। लेकिन जब तक वो अच्छी सान लगी हुई धारदार भाषा नहीं हो, शोधी हुई भाषा नहीं हो, अभी हम बात कर रहे थे, अनूप जी बोल रहे थे कि वो 5वें 6ठे ड्राफ्ट की बात करते हैं कुछ लोग, तो ड्राफ्ट लेना बहुत जरूरी है। ऐसे व्यंगकार हैं, मित्र लोग हैं सब, वो एक बार टाइप कर लिया,
सो फाइनल है, दोबारा पढ़ने की भी शायद उनको जरूरत महसूस नहीं थी। लेकिन जो लोग हमारे अगुआ हैं और 5-5 6 ड्राफ्ट लेते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं लेते। भाई आप कहाँ, हर रचना पर कुछ न कुछ काम करने की जरूरत होती है, तभी वो बेहतर बन पाती है, तभी वो दूसरों के सामने रखने की योग्य बन पाती है। अगर आपने ऐसे ही कुछ भर दिया तो फिर वो चीज आपका तो नुकसान करती है, लेखक का तो नुकसान करती है, वो साहित्य का भी, व्यंग विधा का भी नुकसान करती है। तो सब चीजों को देखने के लिए हमें इस तरह की चीज देखना चाहिए। तो अगर व्यंगकार को, लेखक को ये पता है कि उसका लक्ष्य क्या है, वो कहना क्या चाहता है, वो किस पर टारगेट करना चाहता है, अगर वो उसका उसने स्पष्ट उसके दिमाग में है, तो रचना बढ़िया बन पाती है, वो कह भी पाता है। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर एक तफरी हो जाती है शाब्दिक, कि आप कहीं से भी घुमा फिरा कर कैसे तो भी निकाल के अपना काम चला लें। तो सुधीश पचौरी जी का ये जो आलेख है, मुझे नहीं मालूम कि कितना समय है, लेकिन उसके अंदर दो एक छोटे टुकड़े और भी हैं जो मुझे सुनाना चाहिए। लेकिन क्या मुझे इसकी इजाजत मिलेगी? कोई बोलेगा? मैं क्या उसको पढ़, रमेश जी क्या मैं पढ़ के सुनाऊं क्या? हाँ, पढ़ के सुना दीजिए। है ना, बहुत अच्छा है वो, हम लोगों के लिए शिक्षाप्रद भी है। असल में ये व्यंगकारों के लिए लिखा गया प्रतीत होता है और बहुत ही सधा हुआ लग रहा है। इसमें हिंदी के तपोवन में आजकल एक से एक पाठवादी सीन दिखते हैं। कहीं कोई ज्ञानी पाठ करता दिखता है, तो कहीं कोई पुनर्पाठ, और कोई तो पुनर्पाठ का पुनर्पाठ करता दिखता है। कोई एक टांग पर खड़े होकर पोथी पढ़ते दिखता है, तो कहीं कोई पाठ का शीर्षासन करते दिखता है। ये सब व्यंग में कहा गया है, ऐसा दिखता नहीं है। दिखता है तो कोई पाठ का शीर्षासन करते दिखता है। इतने पूतों को साहित्य में पद्मासन जमाए पाठ कर्म में लीन देखता हूं तो अपने आप को धन्य महसूस करता हूं और सोचता हूं कि आज ये लोग पाठ कर रहे हैं तो कल कुछ न कुछ लिखेंगे जरूर। इस तरह हिंदी साहित्य में पाठ, कुपाठ और पुनर्पाठ का युग की स्थापना होगी। कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। ये एक बढ़िया पेज था। और एक वो मैंने सुनाया आपको, वो तो इस तरह से सत्यानाश हो रोलां बार्थ का या देरिदा टाइप के साहित्यिक चिंतकों का, जिन्होंने रीडिंग यानी पाठ पर इतना जोर दिया कि इन दिनों जिस हिंदी लेखक को देखो वही पाठ पाठ चिल्लाता नजर आता है। मैं भी आदतन अपने सर जी से पूछ रहा हूं कि सर जी इन दिनों आप क्या कर रहे हैं, और सर जी भी घुटे हुए पाठी की तरह मेरे कर्ण कुहरों में कहते हैं, मैं पुनर्पाठ में बिजी हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। तो पाठ को लेकर के एक अच्छा सा एक आर्टिकल हमको सुधीश पचौरी जी का देखने को मिलता है। मैं सोचता हूँ ये मनन और विमर्श करने के लिए एक हमें विषय भी देता है और उसको देखने की भी जरूरत महसूस करते हैं। मैं सोचता हूँ मुझे ये रचना बहुत अच्छी लगी, और वो जो पहले वाली सुनील साहब की वो तो है ही अच्छी, ठीक है, रम्य रचना है। सैनी जी। धन्यवाद चौधरी जी, आपने सुधीश पचौरी की रचनाओं के विभिन्न कोणों से परिचित करवाया और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि, और एक बात मेरे रचना में आई भी थी कि लोग से जब पूछो कि आप क्या कर रहे हो तो वो कहते मैं यह पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो सामने वाला आतंकित हो जाता था। जी मतलब जो पढ़ना है वो भी आतंकित कर रहा है आज के समय में, क्योंकि लोग पढ़ नहीं रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात। और दोनों रचनाओं पे बहुत अच्छी बातचीत की। अब मैं बहुत एक सूचना दे दूं, डॉक्टर प्रेमचंद्र जी हमारे विमर्श में जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। और शांतिलाल जैन जी भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। और मैं अब राजेंद्र वर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वो विमर्श करें। उनके लिए 2 रचनाएं थी, क्वारंटाइन में बसंत, अरविंद तिवारी जी की रचना, और आज समय आया भूकंप और इब्ने बतूता का जूता। मैं वर्मा जी से आग्रह करता हूं कि इन 2 रचनाओं पे अपनी बात करें। वर्मा जी।
जी नमस्कार। नमस्कार। पहली रचना मैं जिस पे बात करूंगा वो है अरविंद तिवारी जी की क्वारंटाइन में वसंत। इस रचना में दो तीन बातें बड़ी महत्व की हैं, और ये है कि जो वसंत को लेकर के बात की गई है, तो जो व्यंग्य की रचना बनाई गई है उसमें एक तो रिपोर्टिंग का अंदाज है, जिसमें जो एक अंतर विरोध नजर आता है। वो कहते हैं कि शिल्पी कलावंत चितेरा उद्धारकर्ता प्रेम उत्प्रेरक मकरंद का आगार आदि आदि विशेषणों से सुसज्जित वसंत इस बार लापता है। गूगल मौन है, वह नहीं बता पा रहा कि वसंत किस फ्लाइट से आया है। भारत के किसी भी हवाई अड्डे पर उसके लैंड होने की सूचना नहीं है। इंटरनेट मीडिया पर यह अफवाह जरूर तैर रही है कि वसंत चार्टर्ड प्लेन से भारत आ गया है। इस अफवाह के साथ एक अफवाह और भी है जो बहुत भयावह किस्म की है। इस अफवाह के अनुसार वसंत का चार्टर्ड प्लेन वाया इंग्लैंड आया है। सब जानते हैं इंग्लैंड में इन दिनों कोरोना के नए स्ट्रेन तैर रहे हैं। ये इसका पहला पैराग्राफ। अब इससे यहां ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वसंत आया है या नहीं आया है। एक जगह तो कहते हैं कि वो लापता है, गूगल मौन है, बता नहीं पा रहा है कि कहां से आया। दूसरे में उसी पैरा में है ये बात कही जा रही। तो जो एक कथाकार का व्यंग्यकार का एक जो सबसे बुनियादी बात है कि रचना की जो पृष्ठभूमि बुनी जाती है उसमें किसी प्रकार का एक अस्पष्टता नहीं रहनी चाहिए। बाद में फिर आगे इसमें सैद्धांतिक बातें आती हैं, जैसे अमूमन फरवरी में वसंत हमारे यहाँ आ जाता है, फरवरी भर टेंशन फ्री रहता है। इस बार वसंत पंचमी भी वैलेंटाइन डे के 2 दिन बाद पड़ी है। सोने पे सुहागा होने के बाद भी वसंत की चतुरंगी सेना का दीदार नहीं हो पा रहा। ऐसा भ्रम हो गया है कि वसंत अब सरसार यानी उन्मत्त नहीं रहा। इस तरह की बातें कही गई। कभी वसंत के स्वागत हेतु सैनिटाइजर की हुई फूल मालाएं लिए बैठे हैं। ऋतु चक्र अखंड है, इसलिए वसंत का आना शाश्वत है। हो सकता है किसी कवि ने उसे हवाई अड्डे पर से ही किडनैप कर लिया हो। कवि के घर में उसके सम्मान में गोष्ठी चल रही होगी। आपदा में सद जन्मे कब ऐसी हरकतें कर बैठते हैं। वसंत के साथ आए टेसू और पलाश की छटा को भी कभी अपनी गाड़ी में ले गया होगा। तो जो वसंत के को लेकर के कवि के मन में जो चल रहा है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि कवि कहना क्या चाहता है और वो किसको, उसके जो व्यंग्य के निशाने पर है वो कवि है या वसंत है या परिवेश है या क्या बातें हैं। इसी तरह से वसंत को लेकर कुछ सैद्धांतिक बातें कही जा रही हैं। तो कुल मिला के जो बात आ रही है कि जो ये लिखा हुआ है इन्होंने व्यंग्य, अब वो मुझे लगता है कि अखबार के लिए व्यंग्य पर बस ये है कि वसंत को लेकर व्यंग्य कर देना है और उसको छपा देना। तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें इसमें आई हैं कि बिल्कुल पता नहीं, कहीं पे सिद्धांत की बात आ जा रही है, कहीं पर निगेटिव रिपोर्ट के बाद भी उसको जो है क्वारंटाइन कर दिया गया है, इस तरह की बात की जा रही। तो कोरोना के जो है को लेकर के वसंत की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा इसमें कुल मिला के की गई। लेकिन कुल मिला के जो बात निकल के आ रही है कि व्यंग्य कुछ निकल नहीं आ रहा है और रचनाकार का सरोकार क्या है कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा परंपरा, जैसा अभी हमारे चौधरी साहब ने जिक्र किया, अगर हम बात करें तो वसंत, घायल वसंत उनकी जो है रचना है परसाई जी की, तो बड़ी बुनियादी बात है कि वसंत उन्होंने कवि को रखा और जो है उसके राजनीतिक व्यवस्था को रखा कि किस तरह से होगा, और सत्ता के उसके 2 पार्टों के बीच में फंसा है वसंत और पार्टों को खिसकाने की जरूरत है, निकलेगा तो घायल वसंत निकलेगा। तो इस तरह से वसंत की जो एक अंतर मनोदशा थी वो उसके बारे में बात के निकल आ रहा। तो कुल मिलाकर ये बात आ रही है कि जो वसंत आया इस बार लापता है, गूगल नहीं बता पा रहा, फिर बता रही है। सिनेमा घर की बात इन्होंने उठाई एक जगह कि सिनेमा घर खाली है, जबकि
फुल सीटों के साथ उनकी खोलने की सहमत दी गई है। और फिल्मों में डुप्लीकेट का चलन है, और हो सकता है आया तो है, वो असली हरकतें असली की तरह कर रहा है। नायिका इस डुप्लीकेट के प्रभाव में आकर टप 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 टपकत नयन जल और मूल मूल पछड़ा खाद की स्थिति में आ गई है। तो कहीं तो ये बसंत को लेकर के वो उसका एक चित्र खींच देते हैं, और कहीं पर कह रहे हैं कि बसंत है ही नहीं और उसकी स्थिति क्या है। तो कुल मिला के मुझे भाई बिल्कुल मुतमईन नहीं करती है रचना किसी भी एंगल से। और मैं समझता हूँ कि ये रचनाकार हमारे जो अरविंद तिवारी जी हैं, इतने वरिष्ठ रचनाकार हैं और बहुत अच्छे व्यंग्य इन्होंने दिए हैं, और ये रचना उनके एक प्रतिष्ठा के अनुरूप मुझे लगी नहीं। तो ये तो मैं इनकी बात करूंगा। दूसरा रचना है असमय आया भूकंप और इब्न बतूता का जूता। ये नश्तर कालम में छपी, हिंदुस्तान का कालम है, आप लोग जानते होंगे, उसमें व्यंग छपा है। उसकी सीमा यह है कि 500-600 शब्दों को 400-500 शब्दों में देना होता है। इसमें एक ही इसकी टाइटल सब टाइटल है कि भूकंप की भनक मिलते ही कुछ लोगों को तुरंत पता लग गया कि इसमें अहिष्णुता का हाथ है। अब शुरुआत जो की गई, दिल्ली हिली, एनसीआर भी डगमगाया, पता लगा कि भूकंप आया। ये नहीं मालूम कि अफगानिस्तान के हिंदू कुछ इलाके में हिंदुत्व का पता पहले लगा या ट्विटर पर किसान आंदोलन के चलते अभिव्यक्त की स्वतंत्रता की लुटिया पहले छलकी। लेकिन कुछ न कुछ हुआ जरूर, जो लोग एक दूसरे से पूछने लगे क्या हुआ। व्हाट्सएप पर चिंता की चीलें उड़ने लगी, मुल्क भर में आशंकाओं की फिरकनी घूमने लगी, फेसबुक अचानक गुलजार हो उठा। इस तरह की शुरुआत की गई है, बहुत अच्छी शुरुआत है और बहुत भाषा का बिट भी देखने को मिलता है। इसी में आया है जो शीर्षक से जुड़ी बात है कि सर्वेश्वर जी का गीत वाया गुलजार याद आया, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। अब उसके आगे का है हिस्सा कि भूकंप रात में आया, भरी दोपहरी आया होता तो कुछ और बात होती। फिर आगे 2-3 उन्होंने पात्रों को रखा है कि महिलाएं पर व्यंग किया है कि महिलाएं डबल पर लेट कर टीवी के रिमोट से घरेलू राजनीति के दांव पे सीखती हुई मिलती। आदमी अपने दफ्तरों में खाना खाकर झपकियां लेने के साथ साथ इसका लुत्फ उठाते। फिर चाय वाले को समेटा गया है कि चाय वाला हस्बे मामूल व्यस्त मिलता। चाय वाले अमूमन सबसे अधिक बिजी पाए जाते हैं, उनके सपनों और बातों का पतीला हरदम खदबदाता रहता है। इस तरह से इन बातों को भूकंप को लेकर के जोड़ा गया। बाद में कहा गया कि साहब जो है भूकंप आया लेकिन कायदे से नहीं आया, और उसी का चित्र खींचा गया है और फेसबुकियों को भी निशाने पर रखा गया है। तो कुल मिला के काफी चीजों को समेटा गया है छोटी सी रचना में, और भूकंप और इब्न बतूता को जूता के माध्यम से। अब उसमें राजनीतिक व्यंग है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो अहिष्णुता की बात कही गई है वो कुछ खुल के निकल के नहीं आई। अंतिम वाक्य है इसका कि भूकंप आने की भनक मिलते ही कुछ लोगों को तुरंत पता लग गया कि इसमें अहिष्णुता का हाथ है, और भूकंप से राजधानी हिली है तो पूरे मुल्क के भीतर वैचारिक स्तर पर कुछ न कुछ विचलन हुआ ही होगा। तो अब ये जो अंदाजे पे खत्म कर दी गई रचना कि कुछ ना कुछ विचलन हुआ ही हो। अब विचलन किससे हुआ है, यथा स्थिति से हुआ है या किसी एक वैचारिक जो परंपरा की भूमि है या नई जो प्रगतिशीलता है, किससे विचलन हुई, ये कुछ स्पष्ट रचना नहीं कर पा रही। कुल मिला के रचना चुटीली भाषा है, इसके कारण पठनीयता तो है, लेकिन जो रचना का सरोकार है वो को बहुत स्पष्ट नहीं दिखता है। और मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें व्यंग जो अपना एक उसका जो एक लक्ष्य होता है वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कालम के कारण ये पूरा हो पाए। और जैसे इसमें ये कहा गया कि चाय वाले अमूमन सबसे अधिक बिजी पाए जाते हैं, उनके सपनों और बातों का पतीला हरदम खदबदाता रहता है। कहीं ना कहीं इसमें चाय वालों पर, चाय बनाने वालों पर भी व्यंग किया गया है, उसी के सीरीज में ला करके महिलाओं और पुरुषों के, जो घरेलू महिला राजनीति की बात कर रही हैं,
सामाजिक पारिवारिक राजनीति की बात में, ये महिलाओं को, और इसी क्रम में मेरा मानना है कि अगर चाय वाले की बात की गई है, अगर जोड़ना होता तो मुझे लिखना होता तो मैं बहरहाल ये कहता कि चाय पीने वाले लोग जो मध्य वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बातों में ये सब हिलता जुलता रहता है, क्योंकि वो खाली बातों का पहाड़ खड़ा करते हैं, अमूमन वो करने की स्थिति में कुछ होते हैं। तो ये भूचाल का जो एक मामला रखा गया बैंक के माध्यम से, तो ठीक है, थोड़ा सा नस्तर वाली बात, तो खैर लाइट मूड वाली बात है, लेकिन कोई बहुत अच्छा व्यंग नहीं है। और मैं समझता हूँ कि एक औसत दर्जे की बात, एक पठनीय रचना जरूर है, लेकिन जो एक व्यंग का सरोकार होना चाहिए वो मुझे नहीं दिखता है। धन्यवाद। धन्यवाद वर्मा जी, आपने दोनों रचनाओं पे और दोनों रचनाओं की जो बात है, जो सरोकार वाली बात है, उस पर अपनी बात रखी और बड़ा महत्वपूर्ण बात रखी कि दोनों रचनाओं में कहीं सरोकार स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। ये एक महत्वपूर्ण, व्यंग्य के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम जब सरोकार हमारे जीवन से नहीं जुड़े रहेंगे, सरोकारों पर जो चीजें हैं उन पर हम बात नहीं करेंगे, तो व्यंग्य का मूल तत्व है वो कहीं ना कहीं खोता नजर आता है और हम हवा में बात करने लगते हैं। और यही बात आज की जो रचनाएं हैं, आज की रचनाएं बहुत छोटी रचनाएं हैं और अदबीच है, नस्तर है या दूसरे स्तंभों से ली गई हैं। और अभी जो रचना असमय भूकंप की रचना थी वो निर्मल गुप्त की रचना थी। अब निर्मल गुप्त तो बड़े व्यंग्यकार हैं, किंतु स्तंभ की वजह से रचना को बौना कर दिया उन्होंने। छपने की वजह से उस रचना को बौना कर दिया और बोने में अब न व्यंग्य के फूल खिल पाए, न कांटे खिल पाए, कुछ भी नहीं खुले और वो रचना खत्म हो जाती है। और एक बात और है कि हम जब रचना पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर कोई चिंता की रेखा, निशान भी छूटना चाहिए, वो भी नहीं छूट पा रहे हैं रचनाओं से। तो एक महत्वपूर्ण बात है कि रचना का बौनापन भी व्यंग्य को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। और इसी के साथ मैं आज के गोष्ठी के तीसरे मुखवक्ता हमारे समूह के और अच्छे व्यंग्यकार श्री शांतिलाल जैन जी से आग्रह करता हूं कि वे आए और उन्हें दो रचना दी गई हैं। फगोनिया लेकर आया मधुवास, ये उर्मिल कुमार थपलियाल की रचना है, और महंगा हुआ पेट्रोल कुमार विनोद की रचना है। मैं शांतिलाल जैन जी से आग्रह करता हूं कि वे इन रचनाओं पर बातचीत करें। शांतिलाल जैन। शांतिलाल जी अपना माइक ऑन करिए प्लीज। शांतिलाल जी, आप अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना माइक ऑन कर लीजिए, फिर बोलेंगे तो हम लोग सुन पाएंगे। तो शायद शांतिलाल जी अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सर 2 मिनट में अच्छा, कार में हूँ, 2 अच्छा, मिनट में घर पर पहुंच के, बस ऊपर पहुंच के आ गया हूँ घर पे, है ना। 2 मिनट में आपसे बात करता हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो सैनी जी, आप चाहें तो अगले वक्ता को बुला लें, उसके बाद उनके बाद भी इनको जोड़ लेंगे। सैनी जी सुन पा रहे हैं? आपका माइक ऑफ है सैनी जी, आप कुछ बोल रहे हो तो हम लोग सुन नहीं पा रहे। हाँ। जी तो हमारे अगला वक्ता है मधु आचार्य जी, जो बीकानेर से हैं, और उनके बारे में परिचय की जरूरत नहीं है कि सब लोग बहुत अच्छे जानते हैं और बहुत व्यंग्य से और मानवीय संवेदना से बहुत अंतर तक जुड़े रहते हैं और बड़ी व्यंग्य के बारे में बड़ी गहरी बातें करते हैं। मैं श्री मधु आचार्य जी से आग्रह करता हूं कि वो रचना में बातचीत करें और उन्हें जो रचना दी गई है, लौट रहे हैं पुराने दिन, जो आलोक पुराणिक जी की रचना है, और दूसरी रचना है सोना सस्ता हो गया
श्रीमती बीना सिंह की रचना है। तो मैं मधु आचार्य जी से आग्रह करता हूँ कि भाई हम रचनाओं पे अपनी बात करें। जी, रमेश सैनी जी, रमेश तिवारी जी, अनूप शुक्ल जी और प्रेम जन्मे जी सहित सभी व्यंगकारों को सादर नमस्कार करता हूँ। मुझे जो 2 रचनाएं दी गई है उस पर बोलने से पहले मैं कुछ संदर्भ में बोलना चाहूंगा। जैसे आज कथारंग का जो लोकार्पण हुआ और संयोग से मुझे उसमें रमेश तिवारी जी का एक आलेख पढ़ने को मिला, आज का समय और परसाई, उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं मैं। किसी भी साहित्य का सृजन देश काल विशेष में होता है। अपवादों को छोड़ दिया जाए तो प्राय हर देश काल में प्रत्येक साहित्यकार प्राय अपने युग परिवेश से प्रभावित होता है और कमोबेश समाज को अपनी रचनाओं से प्रभावित करता है। आज का समय पर विचार करते हुए हमें यह देखना होगा कि आज का समय कैसा है। मूल रूप से मैं ये पंक्तियां इसलिए पढ़ रहा हूं कि कोई भी साहित्यिक रचना, भले ही वो व्यंग रचना है, वो आज के समय की रचना है या नहीं, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन होता है। एक छोटी सी लाइन इनकी मुझे बहुत और प्रभावित करने वाली लगी, जो मैं भी रोज बोलता हूं। प्राय साहित्यकार समाज का सर्वाधिक संवेदनशील व्यक्ति होता है। मैं प्राय की जगह कहता हूं कि हर साहित्यकार संवेदनशील होता है। एक इंटरव्यू भी मैंने पढ़ा मलिकजादा जावेद का, जिसमें उन्होंने उर्दू से मुतल्लिक एक बात कही है, जिसे कोट करके मैं इन रचनाओं पे बात करूंगा। इल्म के जोर से आप शायरी करेंगे तो वो शायरी दिमाग को तो मुनव्वर कर सकती है लेकिन दिल को नहीं। मैंने ये इसलिए कहा कि रचना अगर व्यंग की समय सापेक्ष है, अपने समय का प्रतिनिधित्व करती है और समय का मूल्यांकन करती है और साथ ही केवल दिमाग का प्रतिनिधित्व करते हुए दिमाग तक नहीं पहुंचती, पाठक के दिल तक पहुंचती है, तो वो रचनाएं ज्यादा प्रभावी होती है और समाज और पाठक से ज्यादा जुड़ती है। व्यंग चूंकि एक बहुत, मेरा जैसा मानना है, मैंने जैसा वरिष्ठ व्यंगकारों को पढ़ा और समझा, बड़ी कठिन विधा है साहित्य की। मैं प्राय सुनता रहता हूं इसी ग्रुप की संगोष्ठियों में सैनी जी को, तिवारी जी को, अनूप शुक्ल जी को, और अनूप शुक्ल जी को तो मैं अक्सर फेसबुक पर पढ़ता हूं। तो वहां उनके जो चित्रण होते हैं घटनाओं के, उनमें एक संवेदना होती है। तो मतलब संवेदना से विहीन कोई व्यंग हो ही नहीं सकता। अगर किसी व्यंग में संवेदना नहीं है तो मेरे ख्याल से वो व्यंग नहीं है, कोरे शब्द है। तो व्यंग अपने आप में बहुत कठिन विधा है, क्योंकि इसे लिखने वाले के दिल में हौसला भी चाहिए और चीजों को देखने की समय सापेक्ष दृष्टि भी होनी चाहिए। दृष्टि वो जो समय से सापेक्ष रखती हो। मैं उसी आधार पर मुझे 2 जो रचनाएं दी गई उन पर अपनी बात कहना चाहूंगा। पहली रचना है आलोक पुराणिक जी की, लौट रहे हैं वही पुराने दिन। मैं आलोक जी को पढ़ता भी रहा हूं और आलोक जी को मैं सुन भी चुका हूं। मैं इसे एक बहुत सहज सा समसामयिक व्यंग आलेख कहना पसंद करूंगा। ये व्यंग की कोई बहुत बड़ी रचना नहीं है। मैं यहां एक बात और कोट करूंगा। हमारे ग्रुप में अनेक बार इस बात पर बहस होती है कि अखबारों में लिखा जाने वाला जो व्यंग है वो छोटा, उसकी सीमा कम होती है, कम शब्द रहते हैं, तो हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आप एक संयोग समझ लीजिए कि मैं एक अखबार का 18 और मैं व्यंग लिखता भी हूं और मेरे यहाँ साप्ताहिक रूप से व्यंग का कॉलम छपता भी रहा है। मैं मानता हूं कि ये व्यंगकार पर निर्भर करता है कि वो कैसे दिए हुए स्पेस का उपयोग करता है। हम पहले छद्म नाम से उलटबांसी लगाते थे, फिर बुलाकी जी के नाम से लगाने लगे। तो हम करीने से केवल एक सब्जेक्ट को उठाते थे, उस सब्जेक्ट के अलग अलग दूसरे जुड़ते आयामों को उससे नहीं जोड़ते थे। उस एक शब्द की पूरी चीर फाड़ और पोस्टमार्टम करवाया करते थे अपने व्यंगकार से। और हमारे वो व्यंग हमारे को बहुत ज्यादा पाठक देने में बीकानेर में सफल भी रहे थे। तो आलोक पुराणिक जी भी अक्सर समाचार पत्रों में लिखते हैं और समाचार पत्रों में लिखते हैं तो हमारा दबाव होता है समसामयिक होना चाहिए, वो तत्काल होना चाहिए, और उसके हिसाब से हम व्यंग बने या न बने
उसमें रंजन आए या न आए, उसमें हास्य का अलंकरण लगे या न लगे, फैंटेसी से कोई पाठक को रोचकता मिले या ना मिले, हम उस स्पेस को पूरा करते हैं। तो ये व्यंग मुझे एक व्यंग आलेख सा लगा। हालांकि प्रसंग बहुत सामयिक है, चेन्नई में भारत और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच हुआ उसको लेकर है। तो उनके 3-4 जैसे एक व्यंगकार की खासियत होती है कि उसकी अपने पास अपनी एक मुहावरा होता है, उस मुहावरे का तो इस्तेमाल उन्होंने किया है। जैसे मैं उल्लेख करता हूं, पूरा व्यंग तो मैं नहीं सुनाऊंगा। उन्होंने एक जगह लिखा है, खिलाड़ी से स्पॉन्सर महान होते हैं। मानता हूं मैं, आईपीएल पूरा का पूरा हो गया, हर कंपनी को फायदा हुआ, हर खिलाड़ी को फायदा हुआ। फायदा नहीं हुआ तो किसी दर्शक को देखने का फायदा नहीं हुआ, वो टीवी पे देखे और विज्ञापनों का प्रहार सहन करे। ये बाजारवाद की एक बहुत शानदार उन्होंने लाइन लिखी उसमें। लेकिन अगर इस व्यंग का विषय पूरी के पूरे तरीके से बाजारवाद पर केंद्रित रहता तो शायद मेरे ख्याल से जितने स्पेस में ये पूरा व्यंग लिखा गया है, बाजारवाद को बहुत करीने से व्यंग के माध्यम से वो स्पष्ट कर सकते थे। फिर इस चेन्नई क्रिकेट मैच में बाजारवाद से होते होते वो वंशवाद की तरफ चले जाते हैं कि क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बाद अर्जुन तेंदुलकर का बिकना संभव नहीं होता, जबकि राजनीति में यह संभव होता है। ये टिप्पणियां हैं, कहने को कोई तंज कह सकता है, मैं तो इसको तंज नहीं मानता, क्योंकि ये बड़ी सपाट बयानी सी है कि वंशवाद राजनीति की तरह क्रिकेट में भी चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, चलता है या नहीं चलता है, ये विवाद का विषय है और धड़ल्ले से चलता है, यह आप और हम सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने एक टिप्पणी करके इसको भी यहां छोड़ दिया। बताइए किस तरीके से उन्होंने उस चीज को कनेक्ट किया, वो चीज मुझे अच्छी लगी कि अब शादियों में फिर से नागिन डांस दिखने लग गए हैं और पर्टिकुलर नागिन डांस का उन्होंने नाम लिया। मतलब नागिन की तरह आज का समय जिस तरह से अपने आप को बार बार ऊपर नीचे लहराता हुआ सा चल रहा है, अगर उन्होंने उसकी अभिव्यक्ति करनी चाहिए तो शायद ये बहुत अच्छा व्यंग है। मुझे तो वही लगा कि उन्होंने शायद वही बात कही है। लेकिन एक बात से, उनके तर्क से मैं सहमत नहीं हूं, जो उन्होंने अंत में कहा है कि लगता है पुराना जमाना आ गया। जमाना कभी पुराना नहीं होता, जमाना कभी नया नहीं होता, जमाना केवल जमाना होता है। और जमाने को, जैसा मैंने इसीलिए आपको मैंने रमेश तिवारी जी की वो पंक्तियां सुनाई थी कि समय के सापेक्ष होकर व्यक्ति, परिस्थिति और गतिविधि का मूल्यांकन करना पड़ता है। तो मैं आलोक पुराणिक जी के इस व्यंग को बहुत सीधा, सहज सा, साधारण सा व्यंग आलेख मानता हूं, ये मेरी राय है। दूसरा व्यंग जो मुझे दिया गया वीना सिंह जी का था, सोना सस्ता हो गया। मैं सोशल मीडिया पर इनके भी व्यंग पढ़ता रहा हूं और सौभाग्य से मैंने ये व्यंग भी पढ़ रखा था, उन्होंने फेसबुक पर लगाया था तब। इसमें बड़ी अच्छी बात है, परिवेश पूरा परिवार है, परिवार से समाज है, समाज से रिश्ता है। इस पर अक्सर व्यंग लिखे जाते रहे कि पति जब घर आता है और पत्नी खास तौर से उस दिन सेवा करती है तो वो समझ जाता है कि कोई विशेष बात है। लेकिन इन्होंने उसके माध्यम से जिस तरह से हमारे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बजट पर करारा प्रहार किया है, तो उससे मुझे ये सहज सा व्यंग बहुत बड़ा राजनीतिक व्यंग लगने लग गया। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं मीडिया में बड़े बड़े 8-8 पेज भरे जाते हैं इंग्लिश के अखबारों या हिंदी, ये सस्ता हुआ और ये महंगा हुआ, इसके बड़े बड़े कॉलम होते हैं। यहाँ अब खैर ये कॉलम तो चले गए, अब यहाँ से पैसा आएगा और यहाँ जाएगा, ये तो आजकल होता ही नहीं है, क्योंकि केवल घोषणाएं करना सरकारों का काम होता है। लेकिन ये कॉलम तो अब भी चलता है, ये सस्ता होगा और ये महंगा होगा। तो पत्नी कहती है पति को कि आज बजट आया है और उसमें सस्ता हुआ है, तो वो सोचते हैं, वहां उन्होंने एक आम आदमी की पीड़ा को वीना सिंह जी ने बहुत अच्छे तरीके से एक ही संवाद में व्यक्त कर दिया कि पति ने सोचा कि शायद मटर पनीर सस्ता हो गया तो अब तो गरीब को भी मटर पनीर खाने को मिल जाएगा। लेकिन जब वो आगे बढ़ती है और वो कहती है कि सस्ता हुआ है सोना और चांदी, विलासिता की चीजें, रईसाई की चीजें, पूंजी से जुड़ी चीजें सस्ती हुई है, और आपने मुझे सोने के हार का वादा किया था तो सोना सस्ता हो गया, इसलिए आप मुझे सोने का हार दिलवा दीजिए।
भारतीय बजट पर इतने सीधे साधे शब्दों में, इतने करीने से, बहुत सहज भाव में व्यंग किया जाना बहुत कम हो पाता है, और वो भी किसी अखबार में छपी रचना में, और वो भी बजट आने के बाद की छपी हुई रचना में। तो वीणा सिंह जी का ये व्यंग मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सरकार का बजट कैसा होता है, आम आदमी उसे कैसा समझता है और कैसा लेता है, ये इस बात से, इस व्यंग से बहुत स्पष्ट होती है। बजट केवल आंकड़ों की कारीगरी है, बाजीगरी है। आप ताज्जुब करेंगे कि हमारे शहर की नगर निगम की मेयर को जब हमने हिंदुस्तान के बजट के बारे में पूछा तो उसने सीधा मुझे कहा, बजट मार तो करो, बजट मारे ही बनाओ, मैं तो बनाऊंगी कौन नहीं। मतलब बजट को लेकर कितनी उदासीनता है। लेकिन अखबार में छपे बड़े बड़े शब्दों में, मैं ये कहने से गुरेज नहीं करूंगा कि अखबार भी है तो आज पूंजीवाद की पैरोकारी करने वाले समाचार पत्र और मीडिया ज्यादा हैं, तो उनमें यही दिखता है, सस्ता, बड़े बड़े अक्षरों में सोने के बिस्किट लग के सोना सस्ता हो गया। खाने की चीजों का इंडेक्स कहीं नजर नहीं आता, खाने की चीजों की बढ़ती महंगाई कहीं नजर नहीं आती। उस दौर में बजट को लेकर करीने से ये कही गई बात बहुत अच्छी और सलीके की बात है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम व्यंग में एक विषय उठाते हैं तो हम न केवल उस विषय को केवल उठा भर दें, बल्कि उस विषय में उठाने के पीछे उस विषय के बनने के कारण क्या हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाना चाहिए, पाठक को समझाना ये भी व्यंग्यकार का बड़ा दायित्व है। नहीं तो पाठक केवल उसको पढ़ के हंस लेगा। और वही बात जो उर्दू के उस इंटरव्यू की मैंने आपको बताई थी कि दिमाग तक रह जाएगी, दिल तक पाठक के नहीं पहुंच पाएगी। पाठक के दिल तक वो तभी पहुंचेगी जब हम उसको ये स्पष्ट कर पाएंगे कि ऐसा किसने किया, ऐसा करने वाला कौन है और ऐसा क्यों हो रहा है। इनकी संतुष्टि हो जाएगी। और मेरा दावा है कि किसी एक विषय को उठाकर कोई व्यंग्यकार किसी अखबार में भी कम शब्दों में व्यंग लिखेगा तो वो उतना ही प्रभावी होगा। लेकिन फिर वही बात कह रहा हूं जो घूम फिरकर रमेश सैनी जी, रमेश तिवारी जी और सुभाष चंद्र जी, प्रेम जन्मे जी कहते रहते हैं, जिनको डर लगता है वो व्यंग लिखना छोड़ दें। लिखने का हौसला तो करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी साहित्यिक रचना के मोटे दो पहलू होते हैं, एक होता है कथ्य और दूसरा होता है शिल्प। माफ करना, आजकल अधिकतर व्यंग्यकार कथानक पर ज्यादा ध्यान देते हैं और कथ्य पर कम ध्यान देते हैं, क्योंकि कथ्य रचनाकार के विचार को, रचनाकार के सोच को और रचनाकार के सामाजिक सरोकार को व्यक्त करता है। तो मित्रों, मेरा तो यही सुझाव है कि कथ्य और शिल्प में आपका शिल्प भले ही कमजोर हो जाए, कथ्य किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पाठक को दिग्भ्रमित कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अवसर दिया। मैं समूह के सभी साथियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद मधु जी। आप जो चिंताएं हम लोग व्यक्त करते हैं व्यंग्य को लेकर, व्यंग्य के रचाव और बनाव को लेकर, व्यंग्य की चिंताओं को लेकर, व्यंग्य के सरोकारों के लेकर, आपने मुखरता से यह बात कही। और अद्भुत है कि यह चिंता आपकी है, हम सब की है, जो लोग सक्रिय हैं, कि आज व्यंग्य सरोकारों से, कथ्य से और अलग हटता जा रहा है। सिर्फ वह अखबारों में अपना नाम देना चाहता है और नाम आ जाए। किंतु एक बात और है, मैं इन गोष्ठी में एक बात कि हमने पिछले दिनों बिना नाम लिए वीणा सिंह की एक रचना का उल्लेख किया था कोरोना को लेकर, और काफी टिप्पणियां की थी, किंतु वीणा सिंह ने कभी बुरा नहीं माना, हमसे कभी कोई शिकायत नहीं की कि यह आज जब हम उनकी रचना पर यह टिप्पणी सुन रहे हैं तो हमें आश्वस्त होते हैं कि हमारी टिप्पणी सही थी। हम लोगों को आगाह कर रहे हैं, अपने मित्रों को आगाह कर रहे हैं। आप सरोकारों से जुड़िए। आप जैसे मधु जी बोल रहे हैं, कथ्य नहीं है, शिल्प नहीं है, कोई बात नहीं, किंतु कथ्य होना जरूरी है। तो उन कथ्य पर हमारा एक अद्भुत रचना मधु जी ने कही कि वीणा सिंह की बहुत सहज सरल अभाव में इन्होंने बजट पे बहुत बड़ी रचना लिख दी। और मैं इसी के साथ हमारे मित्र शांतिलाल जैन जी जुड़ गए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे
2 रचनाओं पर अपनी बात रखें। उन रचनाओं का लेख उन्हें फाग फगुनिया लाया मधुमास, और दूसरा जो रचना उर्मिल कुमार थोपियाल की है, और दूसरी रचना है महंगा हुआ पेट्रोल कुमार विनोद की है। मैं शांतिलाल जैन जी से आग्रह करता हूँ इन रचनाओं पे अपनी बात रखें। श्री शांतिलाल जैन। आदरणीय प्रेम सर, आदरणीय जवाहर सर, आदरणीय रमेश तिवारी जी, सैनी साहब और सभी मेरे साथियों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं एक रिश्तेदारी में उलझ गया था तो आने में देर हुई। रास्ते में से भी कोशिश की जुड़ने की, लेकिन फिर भी कृपया आप मुझे छोटा भाई समझ के क्षमा करें। दूसरी बात यह कि जिस गोष्ठी में प्रेम सर या जवाहर सर जैसे दिग्गज अग्रपंक्ति के सबसे वरिष्ठ रचनाकार, व्यंगकार, संपादक, आलोचक, समीक्षक हों, वहाँ मेरे जैसे आदमी का टिप्पणी करना थोड़ा सा उतना, मुझे लगता है कि छोटे मुंह बड़ी बात ना निकल जाए मेरे मन से, तो मुझे डर लगता है कहने में। लेकिन फिर भी जो मैं सोचता हूँ बहुत संक्षेप में कहूँगा। एक तो चूंकि ये व्यंगधारा की 3 बजे वाली रविवार की गोष्ठी एक राष्ट्रीय स्वरूप लिए हुए होती है। इसमें राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सभी दूर से सक्रिय व्यंगकार जुड़ते हैं। पानी जुड़ते हैं। ऐसी स्थिति में ये जिसकी रचना पे बात होनी है, उस व्यंगकार का ये दायित्व है कि वो अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना चर्चा के लिए प्रस्तुत करे। और संयोग से जो 2 रचनाएं मेरे को दी गई जिनमें मेरे को कुछ कहना है, वो उन्हीं दोनों व्यंगकारों की अच्छी रचनाएं ली है। तो सबसे पहला प्राथमिक दायित्व तो यही बनता है कि जब हम कोई रचना मुहैया करा रहे हैं कि उस पर बात की जाए, तो हमको खुद को भी सोचना चाहिए कि क्या वो हमारी सर्वश्रेष्ठ रचना, या सर्वश्रेष्ठ न भी हो तो जितनी है उनमें वो इस लायक हो कि उस पर चर्चा हो सके। शांतिलाल जी 1 मिनट। हाँ, आज की रचना का जो विमर्श है, जो पूरे महीने भर में रचना प्रकाशित होती है, उनमें से हम चयन करके लेते हैं, लेखकों से नहीं लेते ये चीज। अच्छा, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये मेरे बात नहीं, आप जानकारी के लिए बात कर रहा हूँ ये चीज। हाँ, क्योंकि सर जो दोनों रचनाकार हैं, दोनों को मैं हमेशा ही पढ़ता रहा हूँ और उन्होंने इससे बेहतर रचनाएं भी लिखी हैं। दूसरी बात यह है कि जो मैंने पिछली बार भी एक बार कहा था कि हमें ये दोनों रचनाओं की, पहले मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, दोनों रचनाएं बेहद रोचक हैं, पढ़ने का मजा देती है, बोझिल नहीं होने देती, आप उसको रुचि से पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत स्लिम और बहुत छोटी रचनाएं हैं। और इसीलिए शुरू से आखिरी तक वो अपनी रुचिकरता तो बनाए रखती है, लेकिन उसके बाद जाकर के जो व्यंग्य की बात शुरू होती है, गंभीर बात शुरू होती है, वहां जाकर के बहुत सारी गड़बड़ियां होती है। पिछले बार की भी गोष्ठी में मैंने कहा था कि क्यों हमारा व्यंग अभी साहित्य का स्थान नहीं बना पाता, या कई रचनाएं व्यंग की साहित्य में स्थान नहीं बना पाती। तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम अब व्यंग्य लेख में पैरोडी और चुटकुलों का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो जो गलती हिंदी का कवि मंच पे करता है, वो चुटकुले सुनाता है, वो गाने की पैरोडी सुनाने लगता है, तो धीरे धीरे अच्छी कविता मंच से गायब होने लगती है। वही स्थिति से हमको व्यंग को बचाना पड़ेगा। संयोग से आज जो 2 रचनाएं मेरे को मिली है जिन पर बात करनी है, दोनों में ही चुटकुलों का इस्तेमाल भी हुआ है, बहुत छोटे का, और खासकर पैरोडी का इस्तेमाल तो दोनों ही रचनाओं में हुआ है। मैं उद्घृत नहीं करता क्योंकि अब समय 4:07 तो हो ही गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे रचना की, जिसे रमेश सर ने बार बार कहा, सरोकार वाली बात पर एक विपरीत असर पड़ता है और धीरे धीरे रचना महज एक मजाक बनकर रह जाती है, वो प्रभाव नहीं डाल पाती। तो मुझे लगता है कि चुनाव करते समय या रचना लिखते समय
फिल्मी पैरोडी से, चुटकुलों से, इस तरह की चीजों से व्यंग्यकार को बचना चाहिए। अब रहा सवाल, जैसे हम 1 महीने की रचनाओं की बात करें या किसी भी रचना की बात करें, मैं बहुत दिनों से ये महसूस करता हूँ और आज पहली बार किसी गोष्ठी में कहने का मौका मिला तो मैं कह रहा हूँ कि एक व्यंग्यकार को खबरों के आर पार देखने की क्षमता विकसित करनी ही चाहिए। अभी जैसे होता क्या है कि कहीं भी अखबार में एक खबर छपती है, उस खबर का एक मुख्य वाक्य पकड़ के और हम एक रचना लिखने बैठ जाते हैं और एक रचना लिख करके छोड़ देते हैं। लेकिन उस खबर के पार अगर कोई खबर है, उस खबर के पीछे कोई खबर है, अगर उस खबर में कोई गंभीर बात छिपी हुई है, उसको पकड़ पाना, ये साधना मुझे लगता है कि हमारे वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं, उनसे हमको ये सीखना पड़ेगा कि कोई घटना आती है, मान लीजिए एक टूल किट का ही सपोज एक बज़वर्ड है, अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं बज़वर्ड है, हमने टूल किट वर्ड उठाया और एक 500 शब्दों की रचना लिख करके फेंक दी। उसके पीछे क्या पर्यावरणीय चिंता है, क्या फ्राइडे फॉर फ्यूचर है, क्या दिशा का एसोसिएशन है, क्या दिशा के खिलाफ एक जो माहौल बना हुआ है जिसमें कहा गया है कि उसके पिताजी जो है वो हैं ईसाई है, और एक पूरा जो नैरेटिव क्रिएट किया गया, क्या व्यंग्यकार उसको समूचे रूप में देख पा रहा है? तो ये या और भी जितनी घटनाएं हमारे समय की होती है, तो हम खाली जो अखबार में पढ़ा है उसी को एक फॉर्मेट बना के रिप्रोड्यूस करके छोड़ देंगे, तो फिर वो भी एक तरह की टिप्पणी या एक तरह का लेख हो जाएगा और उसकी लाइफ 24 घंटे से ज्यादा रहेगी नहीं। तो ये दोनों रचनाएं भी संयोग से इसी प्रवृत्ति का शिकार हुई है। मैं दोनों रचनाकारों से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ ही एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे फागुन वाली रचना ही है थपलियाल जी की, हमारे समय की बड़ी चिंता है हमारे मौसमों में होने वाला बदलाव। क्या फागुन की मस्ती है, क्या हमारे जीवन शैली में परिवर्तन आया है कि आज हम ना फाग गाने की चिंता में है, ना फाग सुन पा रहे हैं, ईसुरी के फाग या जो भी बुंदेलखंडी फाग है, क्या हम रियली उसको उस वाले माहौल को जीवंत कर पा रहे हैं? और अगर नहीं तो इन बदलावों ने हमारे जीवन में क्या प्रभाव डाला है और आगे हम क्या देख पा रहे हैं? 10 साल आगे हम ये देख पा रहे हैं कि वाकई फागुन को लोग फागुन समझेंगे भी, नई पीढ़ी के बच्चों को पता भी रहेगा कि फागुन कोई महीना भी है, क्या फाग की मस्ती है। क्या आप गाँव में जाकर के देखेंगे तो किस तरीके से अमलतास के फूलों से या रंग केसुओं के फूलों से लोग रंग बनाया करते थे। तो वो सारी चीजें, वो सारी चिंताएं, वो सब एक व्यंग में जैसी झलकनी चाहिए। और मैं थपलियाल जी से माफी चाहते हुए कहता हूँ कि वो हो नहीं पाता, अगर हम इतनी तेजी से और इस तरीके से लिखेंगे तो नहीं हो पाएगा। यही मैं, विनोद जी बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं, उनकी गजलें भी मैंने पढ़ी, पर और अगर हम मान लीजिए कि कोई रचना है और उसको हमको, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर स्पेस कम है तो चैलेंज ज्यादा है। स्पेस, क्योंकि कम स्पेस में बड़ी बात कहना साधना का हिस्सा है। और मैं आपसे फिर बार बार ये अनुरोध करूंगा कि आप मेरे को क्षमा करना अगर मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूं तो, क्योंकि इस डर लगता है ना, प्रेम सर भी हैं, जवाहर सर भी, इतने दिग्गज लोग हैं और मैं अपना ज्ञान बगाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि कहना चाहिए, मेरे को मौका मिला है तो हम वाकई उन चिंताओं तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर आज पेट्रोल की दिक्कतें हैं तो उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, आज डीजल, अभी तो कल एक खबर थी कि डीजल का रेट पेट्रोल से भी बढ़ा, तो उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है आखिरी आदमी तक, उसका जो एक दूसरा पहलू है कि एक इनडायरेक्ट टैक्स जो है, जवाहर सर तो कॉमर्स के बड़े प्राध्यापक रहे, उनको पता है, इनडायरेक्ट टैक्स आदमी को ज्यादा
तकलीफ पैदा करता है। तो आज हमारा पिछले 5-4 सालों से मैं देख रहा हूं कि हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का बजट डायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा हो गया है। तो हम उस इनडायरेक्ट टैक्स से आम आदमी को बचा पा रहे हैं नहीं बचा पा रहे हैं, वो बड़ी चिंता का विषय है। तो ये मेरे को लगता है कि आप पसंद कर रहे हैं। अनूप सर का भी मैसेज आया, बाकी सर मेरे कहने को तो मैं कृतार्थ महसूस करता हूँ। लेकिन ये मुझे लगा कि अगर हम व्यंग को वाकई साहित्य में स्थापित करना चाहते हैं तो हमको एक गंभीर बात जो है वो अपने व्यंग में रखनी पड़ेगी और उसकी शैली को भी उतनी ही गंभीरता से रखना पड़ेगा, उसके बाकी पहलुओं को भी उतने ही अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा। भले वो 300 शब्दों का कॉलम हो, 500 का हो, 1000 का हो, 2000 का, अगर हमारी बात उसमें नहीं आ पाती है तो छोड़ दीजिए। कॉलम में लिखना वैसा नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो फिर उतनी जिम्मेदारी से लिखेंगे। कई कविताएं हैं 4 लाइन में वो बात कह जाती है जो पूरा खंड का भी नहीं कह पाता, वो हमको साधना पड़ेगा। और फिर एक बार निवेदन करूंगा, सारे साथियों से करूंगा, जो इस गोष्ठी में जुड़े हैं उनसे भी, जो नहीं जुड़े हैं उनसे भी, कि चुटकुलों और पैरोडियों से या इस तरह की चीज़ों से व्यंग को बचाना बेहद जरूरी है। मेरी बात का बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शांतिलाल जी, और बहुत बहुत विनम्रता से और अपनी अत्यधिक विनम्रता से कि उन्होंने बहुत सी बातें कही। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, इन पूरे विमर्श में यह बात सामने आ रही है कि सबको व्यंग्य की चिंता है। वो पैरोडी से बचना चाहते हैं, वो चुटकुलों से बचना चाहते हैं, वो व्यंग्य के जो सपाट बयानी वाला रपट है उससे बचना चाहते हैं, और व्यंग्य के कथ्य को केंद्र में रख के बात करना चाहते हैं, विसंगतियों को केंद्र में रखना बात करना चाहते हैं। और इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। निश्चित है कि लोग सुनेंगे, उस पर कुछ ना कुछ महसूस करेंगे और एक बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे बीच में प्रेम जन्मे जी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि उन्होंने जो कुछ सुना है या जो आज के माहौल पर महसूस कर रहे हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ डॉक्टर प्रेम जन्मे जी को आमंत्रित करता हूं। मैं तो सोच रहा था कि मैं अपने लगभग समझ लीजिए रमेश भाई अपने कानों की टेस्टिंग कर रहा था। भैया हम लोग इस उम्र में आके इतना बोलते हैं कि हमें अपने बोले की प्रतिध्वनियां सुनाई देती है, लगता है कान ठीक नहीं है। तो मुझे लगा कि देखा जाए और सुना जाए लोगों को और आज के समय वो क्या सोचते हैं। तो मैं सिर्फ एक श्रोता के रूप में यहाँ पर आया था। पर आपको ये ना लगे, कई बार ये होता है कि हम लोग जो है उसमें समूह में चले जाते हैं और अपना चेहरा हटा देते हैं और लोगों को लगता है ये बैठे हैं और सुन नहीं रहे। तो ऐसा ना लगे, तो इसलिए मैं बता दूं कि मैंने जवाहर चौधरी को, राजेंद्र जी को और मधु भाई को और अभी शांतिलाल जैन को, सबको पूरा सुना। और मैं आया भी इस समूह में इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे मालूम था कि इसमें निश्चित ही एक अच्छी ऐसी चर्चा होगी जो मुझे समृद्ध करेगी। एक ऐसी चर्चा होगी जो बेबाकी से अपनी बात कहेगी। एक ऐसी चर्चा होगी जो मुंह देखी प्रशंसा नहीं करेगी। और चारों रचनाकारों में मैंने यही देखा है कि जितने चारों लोगों ने बोला, चाहे मधु आचार्य आशावादी हों, चाहे अभी शांतिलाल जैन बहुत क्षमा मांगते रहे, पर शांतिलाल जैन जी, मैं चाहूँगा कि जो रचनाकार है वो आपसे क्षमा मांगे कि इस तरह से आप एक अच्छे रचनाकार को इस तरह के, क्योंकि एक कष्ट में गुजर, एक खराब रचना पढ़ना एक रचनाकार के लिए और एक अच्छा रचनाकार के लिए बहुत बड़े कष्ट में गुजरना भी होता है। और एक संपादक के रूप में मैं जानता हूँ कि जब आप खराब रचना पढ़ते हैं तो कितना कष्ट होता है। अच्छी रचना का जो सुख होता है वो होता है। और सबने जो मूल बात वही कही है कि हमारे यहाँ से रचनाओं में से जो अनुशासन गायब हो रहा है, जो चिंतन गायब हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जाए। और दूसरे, अभी शांतिलाल जैन ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आप रचना लिखिए। आप जो है ये तराजू लेके मत तोलिए कि भैया इतने ग्राम, इतने 200 शब्द ग्राम वो हो गया या 500 शब्द ग्राम हो गया। एक रचना को रचना के रूप में लिखिए और ये सोच के मत लिखिए कि भैया आज जो है
पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो मैं पेट्रोल की ऐसी तैसी कर दूंगा। मुझे लगता है हमारे यहाँ आजकल ज़्यादातर ये हो गया है कि भैया जैसे कई चैनल्स हैं, उनको एक मुद्दा मिल जाता है तो 4 लोग बैठा लेते हैं कि भैया तुम बात तो एक मुद्दा मिल जाता है और 4 अखबारों में अलग अलग तरह से लोग लिखने पड़ते हैं। तो अभी जैसे पेट्रोल की बात कही, डीजल की, तो अभी आ रहा था कि भाई दूध वालों ने कहा हम 100 रुपए किलो दूध दे देंगे। अब इसी पे 3-4 बैंक मुझे लगता आ जाएंगे। तो रचना के रूप में अगर आप लिखते हैं और अनुशासन के रूप में अगर आप चलते हैं, यही बात चारों ने वही बात कही है। और वही बात मुझे लगता है ये समूह चाहता है कि एक रचना, व्यंग रचना, अच्छी व्यंग रचना आई। जब मधु आचार्य आशावादी ने रमेश तिवारी की चर्चा की, जिक्र किया, उसके साक्षात जो उन्होंने आलेख लिखा, निश्चित रूप से मैं भी सहमत हूँ उनसे इस बात से। और यही बातें जो है कि हम जो लिख रहे हैं, क्योंकि हम व्यंग के लेखक बने, व्यंग के हत्यारे ना बने। हम व्यंग जो विधा जिसको पाठकों का प्यार मिला है, हम उसके हत्यारे ना बने। और धीरे धीरे यही होता जा रहा है। और लिखें, पर कैसा लिख रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है। ये अपने आप से चिंतन करें। जौहर भाई ने शुरू में बहुत बढ़िया बात कही, और मुझे तो ये लगता है कि आज हम अपनी रचना लिखते हैं और खुद ही उसको नहीं पढ़ते हैं, अगली रचना लिख के फिर पाठकों के सामने रखते हैं। जब आप ही अपनी रचना नहीं पढ़ते हैं तो दूसरा आपकी क्यों पढ़ेगा। और जो उन्होंने बात कही है, तो मैं तो मतलब लोग कहेंगे कि मैं बहुत पिछड़ा हुआ हूँ। मैंने बहुत सारी अपनी रचनाएं रीराइट भी की हैं, दोबारा पढ़ा, उसको देखा। कई लोगों की रचनाएं होती, उनको सुझाव भी दिया कि भैया इसको ऐसे लिखते तो और ज्यादा अच्छा, तो उन्होंने लिखा भी। अब मेरे दोनों नाटक जो है, चाहे सीता अपहरण केस है, चाहे सोते रहो, ये दोनों एक छोटी रचनाएं थी जिनको मैंने लिखा। और अभी रमेश सैनी ने जो निडरता की बात कही, वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। निर्भयता, अभी मुझे रमेश भाई समाचार मिला और इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, और किस तरह से भय का वातावरण हो रहा है। इप्टा वालों ने एक समारोह करना चाहा यहाँ पे छतरपुर में, और इंडियन एक्सप्रेस में खबर है, आज आई है, अभी मुझे प्रताप सहगल ने भेजी। वहां पे बजरंग दल के लोग पहुंच गए और उन्होंने 2 नाटकों को कहा। एक नाटक विजय तेंदुलकर का, जाति पूछो साधु की, और दूसरी मेरी व्यंग रचना जो है बेशहर में जयते के जो है, उस पर नाटक बनाया किसी ने। इन दोनों नाटकों का उन्होंने विरोध किया और कहा कि अगर आपने नाटक किए तो हम अपने तरीके से वो जो है देखेंगे। और वो बेचारे जो वहाँ का व्यक्ति था, पता चला मुझे कि वो थोड़ा कमजोर निकला, उसने मना कर दिया कि हम ये समारोह ही स्थगित करते हैं। तो ये जो आप बात रमेश सैनी कह रहे थे, निडरता, निर्भयता, विचार, अपने विचार पे जब आप मुंह देखी की बात करेंगे तो आप मुंह देखे में फिर चाहेंगे कि कौन प्रसन्न होता है इसको देखेंगे, कौन नाराज होता है इससे डरेंगे, बचेंगे। खैर, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। मैं आपका आभारी, क्योंकि जब बोलने लगते हैं और बहुत सारे अच्छे श्रोता होते हैं आप जैसे, तो मन से बातें निकल जाती हैं। धन्यवाद। आप लोगों को सुना, सबसे ज्यादा मैं समृद्ध हुआ, और मुझे लगा कि मेरी सोच के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह से चीजों को सोचते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रेम जी। हमारी अपेक्षा यह नहीं थी कि आप एकदम से अपना वक्तव्य खत्म करें, हम तो सुनना चाहते थे, और क्योंकि अच्छी बातें सुनने में समय की सीमा को लांघना पड़ता है नीचे, और हम लांघते भी हैं। अभी जो निर्भरता की और जो बातचीत हो रही है, अभी कल परसों मैंने व्हाट्सएप में एक चीज देखी कि हम 100 रुपया पेट्रोल ले लेंगे, हम वो कर लेंगे, और किंतु हम उस सत्ता के राजा को दोबारा बुलाएंगे। क्या बात है। मतलब आप जीवन की बात नहीं कर रहे हो, जो बेच रहा है उसकी बात कर रहे हो, उसको बचाने की बात कर रहे हो। अद्भुत। तो जो मीडिया है, सोशल है, जो बहुत बड़ा आक्रमण कर रहा है। मैं आपको तो बहुत ज्यादा आक्रमण कर रहा है, हमारी सरोकारों पे, हमारी संवेदना को कुचलने की कोशिश कर रहा है। और इससे सिर्फ और सिर्फ मैं अंडरलाइन करके बात करना चाहूंगा कि सिर्फ व्यंगकार ही बात कर सकता है। इसमें कहानी के लिए बहुत कम स्पेस है, कविता बात कर सकती है, क्योंकि कविता के लिए बहुत कम स्पेस है, क्योंकि आज जो लोग हैं बचकर लिखने की बात कर रहे हैं, और मतलब अपना भविष्य को देख कर बात कर रहे हैं। भविष्य से बहुत से अर्थ लगाए जा सकते हैं। और मैं हमारे मित्र
मैं तिवारी जी से आग्रह करता हूँ कि तिवारी जी कुछ बात करें। रमेश तिवारी जी। धन्यवाद सर, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए। और हम लोग निरंतर ये जो प्रयास कर रहे हैं, इस माह के व्यंग्य की एक श्रृंखला है और इस श्रृंखला में हम लोग लगातार एक माह के अंतर्गत जितनी भी रचनाएं प्रकाशित होती हैं, उसमें से कुछ रचनाओं को हम लोग छांटते हैं और उसमें जरूरी नहीं कि सारी अच्छी ही रचनाएं हों, लेकिन जो भी रचनाएं छपी होती हैं हम लोग उसमें से ही चयन कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उन पर बातचीत हो, ताकि बातचीत का उद्देश्य किसी का महिमा मंडन या किसी को डिरेल करना या किसी को ठेस लगाना हम लोगों का कतई नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य बस ये है कि हम एक ऐसा सकारात्मक वातावरण बनाएं जिससे बेहतर रचना का औजार क्या होगा और बेहतर रचना की दिशा क्या होगी। जैसे आज बहुत सुंदर बातें हुई और जैसे मधु जी ने कथ्य और शिल्प की बात की और राजेंद्र वर्मा जी ने जिस तरीके से, मतलब कोई बड़ा हो सकता है, वरिष्ठ हो सकता है, लेकिन अगर रचना की बात होगी तो केवल रचना की बात होगी। और हम लोग बड़ी ही सावधानी और चिंतन के साथ रचनाओं का और उन पर किन लोगों को दिया जाए कि बेबाकी से बातचीत हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। देखा देखी ना हो और टोका टाकी भी ना हो, दोनों चीजें हो और वस्तुगत मूल्यांकन हो। तो हमें ये अच्छा लगता है कि जैसे राजेंद्र वर्मा जी को हमने सुना, पूरी तरीके से वो बिल्कुल अपने बात को प्रामाणिकता के साथ कहते हैं और रचना की बात करते हैं। इसलिए एक तरीके से वो हम लोगों के लिए एक विश्वसनीय हस्ताक्षर हैं राजेंद्र वर्मा की। अगर उनके पास कोई भी रचना जाएगी तो उसमें जो उनको अच्छी बात नजर आएगी वो उसको भी दिखाना चाहते हैं और अगर कोई चीज उनको खटकती है तो वो भी वो दिखाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शांतिलाल जैन, अपने आप में उनका लेखन भी बहुत बढ़िया है। बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग समिति के अंदर डिस्कस करते हैं, उसको यहाँ खोल के बात नहीं रख सकते। कई बार कई रचनाओं के चयन में आखिरी अवसर तक रचनाओं का परिवर्तन करना पड़ता है, क्योंकि जो एक पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत हम लोग काम करते हैं। और कुल मिला के हमारी कोशिश बस यही है कि रचनाओं को 8-10 रचनाओं को सामने लेके आएं, 4-5 अच्छे लोगों को सामने लेके आएं जो गंभीरता से अपनी बात करें, रचनाओं के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात करें। और उसका उद्देश्य है कि हम सब इसको सुनकर मतलब अपनी दिशा तय करें, अपनी रचना धर्मिता को देखें और समझें और कैसे हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। हमारा पूरा ध्यान इस पर है। और जब मैं अपने आप को कहता हूं तो उसमें पूरी व्यंग्यधारा के पूरे ये सारा परिवार का सारा सदस्य है कि हम सब अपने आप को कैसे बेहतर करें और इसके लिए ही हमारी ये पूरी कोशिश है। इसी के लिए हम 3 से 4:30, 5 भी कई बार बज जाता है। इसके लिए हम अनूप जी को उत्तर गोष्ठी का एक स्लॉट भी दे रखे हैं कि जैसे कक्षा में कुछ शरारती बच्चे होते हैं तो वो कक्षा में शोर ना करे, इसलिए उनको बाद का टाइम दे रखा है। तो वो इसलिए वो शांति से 1.5 घंटे का समय निकालते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है, और जैसे सैनी जी हैं, सैनी जी की वरिष्ठता का हम लोगों को काफी लाभ मिलता है। सैनी जी को बहुत सी चीजें मालूम है जो मुझे भी नहीं मालूम है। जो चूंकि प्रेम सर के समकालीन है, प्रेम सर, जवाहर सर, तो इन लोगों को बहुत सी चीजें मालूम है और उनमें जो एक दृष्टि भी है, समझ भी है और पुराने समय का अनुभव है, उन सब के समावेश का लाभ हम लोगों को मिलता है। तो हम लोग एक टीम के रूप में जब काम करते हैं तो अच्छा अनुभव होता है। मुझे निश्चित रूप से निजी रूप से बड़ा अच्छा अनुभव होता है। आप लोगों को मैं क्या बताऊं, मैं ये काम कर रहा हूं अपना, लेकिन उसके बाद भी ये मेरा अपना काम है, मैं काम अपना कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं ये मुझे सुकून देता है, मुझे अच्छा लगता है मुझे सुनना, आप लोगों को सुनना, समझना। इसलिए मैं ये टाइम लगाता हूं और चाहता हूं कि हम कुछ बेहतर कर पाए और इस पर हम अग्रसर हैं, आप लोगों के सहयोग से अग्रसर हैं, आगे भी हम लोग अच्छा करेंगे और निश्चित रूप से कुछ ऐसा प्रतिमान बने जिससे हमारे समय के लोगों को, हमारे बाद के लोगों को और हमारे पूर्ववर्ती पीढ़ी को लगे कि हाँ, हम लोग जो कर रहे हैं वो बेकार या जाया या कोई पूर्वाग्रह नकारात्मक उद्देश्यों के लिए नहीं कर रहे हैं, सकारात्मक उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं।
बस यही मेरा कहना है और यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद सैनी जी। धन्यवाद तिवारी जी, हमारी जो कार्यप्रणाली है उस पर आपने विचार रखे और बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको बताऊं कि हम लोग पूरे महीने की रचना को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हर 2-4 दिन में एक बार डिस्कस करते हैं। मैं एक बात बताऊं, अभी एक बात आता है, अगर हम सब अच्छे लेखकों की अच्छी रचनाओं को विमर्श में रखेंगे तो लोग चर्चा ही नहीं करेंगे, कहेंगे ही नहीं कि मतलब यहाँ पे खराबी। उन्हें कहा जो महान लेखक है इसकी रचना पे हम नहीं करें। कालजयी रचना में ऐसे ही होता है, हम लोग जब कालजयी रचना रखते हैं तो कोई उसमें उंगली नहीं उठाता, बस आभार प्रदर्शन करता है कि सैनी जी ने रचना रखी, हम आपका आभार। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमें थोड़ा सा कमजोर रचना लगती है, खराब मैं नहीं कहूंगा, कमजोर लगती है, या उसके कोई तत्व कम है, या उसकी भाषा या शिल्प या तो जो भी चीजें कम लगती है, या विसंगतियों पे जोर नहीं दिया गया है, तो उन रचना को भी हम चयन कर लेते हैं। बहुत ईमानदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, और उसके पीछे कोई दुर्भाव नहीं है, किसी प्रकार का दुर्भावना नहीं है लेखक के प्रति। मैंने अभी बीना सिंह का उदाहरण बताया था कि बीना सिंह की एक खराब रचना पर मैंने 2-3 बार टिप्पणी की थी, उन्होंने बुरा नहीं माना था, आज बहुत अच्छी रचना आई। तो ऐसे ही हमारा भाव रहता है कि हम उसका तुलनात्मक अध्ययन तो कर सके, अच्छी रचना कौन है और खराब रचना कौन है, बस सिर्फ इसी उद्देश्य से लिए हम लेखक के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं रहती है। और मैं क्योंकि समय काफी कुछ बढ़ रहा है, मैं सुधीर कुमार चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि 1-2 मिनट अपनी बात करें। चौधरी जी अपना माइक अनम्यूट जी। सभी साथियों को नमस्कार। ये आज की जो संगोष्ठी थी, क्योंकि प्रेम जन्मय जी हैं, जवाहर जी हैं, और इनको सुनना, इनको समझना एक अद्भुत अनुभव से गुजरना हुआ है। और काफी अच्छी टिप्पणियां सभी वक्ताओं ने की, और एक व्यंग के प्रति एक जो दृष्टि है उसको स्थापित करने में आज का विमर्श एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। सभी वक्ताओं को एक बहुत ही प्रखर रूप से और बेबाकी से बात रखने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद सुधीर जी। आज हमारे बीच में, हमारे समूह के बाहर के सूर्यदीप कुशवाहा जी आए हुए हैं, अगर वो हैं तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं। सूर्यदीप कुशवाहा जी। इस विमर्श में आके काफी मुझे अच्छा लगा और काफी चीजें जो है सीखने के लिए मिला। इसके लिए मैं व्यंग्य धारा समूह का धन्यवाद करता हूँ। काफी वरिष्ठ लोगों को मुझे जानने का भी अवसर मिला। इसके लिए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद कुशवाहा जी। अब लगभग 4:30 हो रहे हैं और हमारे समय की सीमाएं भी हैं, तो हमारी यह 43वीं गोष्ठी है और हम लोग 50वीं गोष्ठी को कुछ अलग बनाना चाहते हैं, उस पर चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और हम इन सब मित्रों से आग्रह करते हैं कि जो भी हमारे विचार होंगे, जो सामने आएंगे, मैं आप सब लोगों का हमें सहयोग मिलेगा। और मैं आज की तिवारी जी कुछ और, तिवारी जी। जी, और तो कुछ नहीं है। अगर किसी को कुछ कहना हो या किसी को कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए एक बार। बस मैं मित्रों से आग्रह करता हूँ, अनूप जी, टीकाराम जी या बीना जी, जो भी है कोई सवाल कर, या अन्य मित्र जो सवाल करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पूछा। अभी हमारे पास है थोड़ा बहुत टाइम। आदरणीय, मैं बोलना चाहता हूँ। जी हाँ, सुनील जी बोलिए। अभी एक मुद्दा बड़ी जोर शोर से उठा, आपके वक्तव्य पर कि निर्भयता से लिखना चाहिए। मैं अभी फिलहाल बड़ा मलेहरा में हूँ, नवीन जैन के पास। बहुत छोटा सा गांव है, गांव ही कहीं, हम लोग तो तहसील प्लेस है। अगर वो कुछ लिखते हैं तो निश्चित रूप से उनका परिवार नहीं बचेगा यहाँ पर, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से उनका व्यक्तित्व कम है।
लेखक की दृष्टि से भले ही ऊंचा हो, दादा प्रेम जन्मेजय का जो वो सत्यमेव जयते जिस पर नाटक लिखा गया है वो निश्चित रूप से बेहद बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप मानसिकता को कहाँ ले जाएंगे? आप जमाते इस्लामी या आरएसएस की विचारधारा को कहाँ ले जाएंगे? आप उनके खिलाफ लिखेंगे तो निश्चित रूप से परसाई जी जैसा हाल होगा। और इस छोटे से शहर में अगर कोई लिखता है तो पहचान में बहुत जल्दी आता है। उसकी कलम तोड़ दी जाएगी कि दोबारा न लिख पाए। तो मेरा तो यही आग्रह है, निर्भयता से लिखना है, लेकिन अपने और अपने परिवार को भी बचाना है, क्योंकि जिस परिवार की जिम्मेदारी आप पर है उसको अगर आप छोड़ देंगे तो आप निश्चित रूप से व्यंग के साथ तो अन्याय करेंगे ही, अपने परिवार के साथ भी अन्याय करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद राही जी। इस बात पे किसी और के विचार है तो मैं अनूप जी कुछ कहना चाहेंगे? आदरणीय सैनी जी, मेरा एक प्रश्न है जी। सुनील जी ने अभी जी साहब ने अभी जो बात कही, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि क्या ऐसा बीच का रास्ता है कि इन मुद्दों को, यानी कि जैसा कि आदरणीय प्रेम जन्मेजय जी ने कहा कि उनके नाटक का मंचन रोक दिया गया, तो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि ऐसे नाटकों का मंचन होना चाहिए जिससे कि लोगों को सच्चाई मालूम हो, जिससे लोग जागरूक हो सकें और लोगों तक प्रभावी सामग्री पहुंचे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या इन्हीं विषयों को उठाने के लिए किन छद्म शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? क्योंकि अब छद्म शब्द ही कहेंगे, क्योंकि होगा ये कि अगर हम किसी बात को बेबाकी से कहते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि वो हमें कह रहा है, और स्वाभाविक है कि उसके परिवार को, खुद लेखक को, मतलब कि उसके उस पर खतरा मंडराता है। तो क्या रास्ता है या क्या कोई मार्ग है क्या इसका? ये जो बात होगी आपकी। हाँ, तुम्हारी जी कुछ सुनील राही जी ने जो बात कही है वो बात सही बात है। और खतरा तो ये तो सुभाष चंद्र जी ने और जिन्होंने कहा है कि अगर हिम्मत नहीं है तो व्यंग्य नहीं लिखना चाहिए। लेकिन अब वो कौन किस तरह का व्यंग्य लिखता है इस पे वाली बात है, क्योंकि सुभाष चंद्र जी या जो भी लोग कहते हैं, फैक्ट तो ये है कि तात्कालिक घटनाओं पे लिखने का लालच होता है। आप किसी जब तात्कालिक घटनाओं पे लिखते हैं तो किसी के समर्थन में लिखते हैं, किसी के विरोध में लिखते हैं। और जैसे प्रेम जन्मेजय जी के नाटक की बात हो रही थी, सीता जी के ऊपर लिखा हुआ नाटक है, तो जब उन्होंने लिखा होगा उस समय जो पार्टी आज जो रोकने वाले हैं वो इतने उभार पे नहीं होंगे, इतनी ताकत पे नहीं होंगे, इतनी सामर्थ्य पे नहीं होंगे, और उनकी इतनी बात सुनी नहीं जाती होगी, तो इसलिए उस समय चल गया और प्रसिद्ध हो गया। आज वो जब अगर नाटक लिख चलेगा उनका, तो कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो है बेसिकली उनको बुरा नहीं लगता है। वो भी जैसे परसाई जी ने जो लिखा है आवारा भीड़ के खतरे, समस्या वो उस तरह की आ गई है। लोग इतने बेरोजगार हैं, उनको मुद्दा चाहिए हल्ला मचाने का और अपने आप को ब्लैकमेल, मतलब ब्लैकमेलिंग की वो करने का। मैं ठीक से शायद नहीं कह पा रहा हूँ। इतने अराजक लोग, मतलब ये इतनी बेरोजगारी है कि आदमी को मुद्दा चाहिए आपके खिलाफ मौका बनाने के लिए और आपके खिलाफ खड़े होके कुछ अपनी न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करने के लिए और उससे कुछ आर्थिक लाभ पाने के लिए। उनको ना आपके लेखन से नाराजगी है, ना कुछ नाराजगी है, वो मुद्दे ढूंढना चाहते हैं। मैं पिछली रचनाएं हो रही थी तो मैं पुराना जो जो अपडेट आता है तो 28 फरवरी का था, उसमें एक था फोटो, जो है एक फोटो था जिसमें सूर्य चालीसा थी, जमीन में पड़ी थी और उस पर जो है सूरज की किरणें पड़ रही थी। तो उस समय 3-4 साल पहले मैंने लिखा था कि सूर्य चालीसा पर कबड्डी खेलती सूरज की किरणें। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो अपडेट हुआ, आज हुआ, तो 4-5 टिप्पणियाँ आ गई कि जो है तुम कमीने हो, तुम्हें जो है अकल नहीं है, तुम्हें तमीज नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। तो ये बहुत कठिन समय है और कैसे लिखा जाए ये तो लेखक को खुद समझना होगा, कैसे लिखा जाए, कैसे बचा जाए। लेकिन ये है थोड़ी और अच्छे से लिखना चाहिए, सीधे सीधे नाम लेने से या सीधे चीज़ों से व्यंग लिखने से बचना चाहिए। मैं सरकारी नौकरी में हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मैं चाहते हुए भी नहीं लिख पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ। तो वो चीज़ें या तो
वो जिसे कहते हैं ना, सुनील जैन ने कहा कि परिवार ही बचाना है और ये भी करना है, तो ये टिप्पणी, ये चीजें बहुत बुरी हो जाती हैं। जैसे आपको याद होगा ये जो अपने अभिषेक अवस्थी ने रचना लिखी थी जो कबीर के ऊपर थी, कबीर पंथियों से उनका आज ही मुकदमा चल रहा है। कबीर पंथियों को कोई चिंता नहीं है, वो तो लागरे में ही है, वही आते हैं तारीख पढ़वा ले आते हैं। और अभिषेक का 15,000 रुपये 20,000 रुपये हर महीने खर्चा होता है, और वो जो है हर महीने हर तारीख में खर्चा होता है, और वो मुकदमा लड़ रहा है। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, या लोअर कोर्ट में भी कोई निर्णय नहीं होगा उसमें। लेकिन ये खतरे हैं, और ये खतरे जब आप किसी प्रतिभा को, मतलब किसी धारा को चुनते हैं, तो ये खतरे उठाने होंगे, और देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे बेहतर लिख सकें। कोई बताने वाला नहीं होगा, खुद ही हम लोगों को सीखना पड़ेगा, और आसपास से और ये चीज़ों से। और ये मतलब मेरा तो समझ में यही है, बाकी और आप लोग बताएं तो बेहतर होगा जो। धन्यवाद अनूप जी। इन खतरों की जो बात है, इन खतरों की जो बात है, हाँ हाँ, तो इन खतरों की बात है। जवाहर सर शायद कुछ बोलना चाहते हैं। जवाहर सर ने माइक ऑन किया है, कुछ कहना चाहते हैं। रमेश जी, मैं ये राही जी ने जो बात कही है वो बहुत गंभीर है, और मैं इस चीज को यहाँ महसूस करता हूँ, और आप लोगों के बीच में एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये व्यंगकारों के लिए थोड़ा सा सोचने का विषय है कि वो प्रवृत्ति पर सफाई से व्यंग करें, एकदम सीधे सीधे। खास करके जो स्थानीय लोग हैं, जैसे अगर मैं प्रधानमंत्री पे कोई व्यंग करता हूं तो शायद उतना खतरा नहीं है जितना कि मैं अपने लोकल पार्षद का या क्षेत्रीय एक छोटे नेता को लपेटता हूं। तो थोड़ा ये देखने की भी जरूरत है। अभी संपत सरल जी को देखिए आप, कितना साहस से और कितनी सारी बातें कहते हैं वो। तो या तो आप इसको देख लें कि या तो साहस की बात ही है, और नहीं तो कम से कम अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, क्योंकि आप उनके जद में होते हैं, आप दायरे में होते हैं, वो आप पर हमला भी कर सकते हैं। थोड़ा इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे किसी साथी को इस तरह का मामला नहीं सहना पड़े जैसा कि राही जी ने अभी बताया है। उनको परिवार की सुरक्षा भी देखना जरूरी है, तो थोड़ा स्थानीय लोगों को थोड़ा देखभाल के ही व्यंग करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, बहुत बढ़िया बात कही जवाहर जी ने। इसी उदाहरण में बताना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा, जैसे जवाहर जी ने बताया, कल मैं टहलने गया था अपने एक साथी के साथ में, तो एक वो पेपर मिल है हमारे शाहजहांपुर में। पेपर मिल के से नाला निकलता है और वो चिमनी में धुआं निकलता है, और वो ना उसके यहाँ ईटीपी है, न कुछ है, लेकिन उसके संपर्क बहुत बड़े लोगों से, राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। तो जब उस पर कार्रवाई की बात आती है, जिलाधिकारी कहता है कि अरे उनका छोड़ दो, उनके सब कागज सब ठीक हैं। तो जो सत्ता में मतलब जो लोग हैं, वो भी कार्रवाई करने से बहुत हिचकते हैं, संभलते हैं। मैं फैक्ट्री का जनरल मैनेजर हूँ, फिर भी जब मैं कोई कार्रवाई करता हूँ, किसी खिलाफ बात सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि इसके तार कहाँ जुड़े हैं, ये किसका आदमी है, किसका क्या औरत है। वो देख के ही निर्णय लेके अपने बचाव के काम करना चाहता हूँ, मतलब करने की सोचता हूँ। हमारे यहाँ मतलब मैं बात लंबी कर रहा हूँ, लेकिन उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि हमारी फैक्ट्री की स्टेट पे एक महिला ने दूध डेयरी लगा रखी है। उसका टाइम पूरा हो गया है, हमने उसको नोटिस दे दिया है, लेकिन एक बार उसने जो है ये कह के कि हमारी बेटी की शादी है, टाइम बढ़वा लिया। एक बार अभी ये कह के उसकी बेटी मर गई है, बढ़वा लिया, खाली नहीं कर रही है। अब मेरे सामने दुविधा है कि मैं अगर उसका इविक्शन कराता हूँ पुलिस से सहयोग से, तो उससे किसके किसके तार जुड़े हुए हैं। हमारे पास फोन भी आ चुके हैं, वो ये कहते हुए कि 2-3 दिन, मतलब 4-5 दिन अखबार में न्यूज हो जाए ये महिला का अत्याचार, ये वो, तो वो सब बचा के काम करना पड़ता है। लेकिन खतरे भी हैं और ये सब चीज़ें भी हैं, जैसा जवाहर जी ने कहा। और इस मामले में मैं देख रहा हूँ कि जो हमने जो यूसुफी साहब के व्यंग पढ़े हैं मैंने, आप देखिए उनके व्यंग इतने ऊंचे दर्जे के व्यंग हैं, लेकिन ना कहीं तत्कालीन सरकार है उसमें, ना तत्कालीन लोग हैं, ना कुछ है, और वो कालजयी टाइप की है, और हर पन्ना आप पढ़ना चाहेंगे। तो उस तरह की चीज़ें लिखी जाएं, और चीज़ें जो सामने नजर आने वाली है वो नीचे छुपा दी जाएं, और ताकि जो महसूस हो सके। ये कला है, सीखते सीखते आएगी, और गुरुजी लोग सिखाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अनूप जी। मैं
तो बात बोलना चाह रहा था कि जब हम कोई सीधी बात करते हैं, नाम लेकर बात करते हैं, तो कुछ खतरे बढ़ जाते हैं। परसाई जी ने भी नाम लेकर बहुत सी रचना लिखी है, किंतु उस वक्त लोग राजनीतिक लोगों पर काफी लिखा हुआ, दूसरे लोगों पर लिखा, किंतु उस वक्त सहनशील लोग होते थे। तो मेरा जो मानना है, अगर आपको बार बार हम जो एक बात कहते हैं कि आप जब व्यंग्य लिख रहे हैं तो व्यंग्य को कैसा लिखा जाए और बचा भी जाए और थोड़ा खतरे भी मोल लिया जाए। तो क्योंकि व्यंग्य जो है आराम गाह नहीं है, यह आपको सोच कर रखना पड़ेगा। आपको हर जगह थोड़े थोड़े खतरे होंगे और वो खतरा उठाना पड़ेगा। हाँ, खतरे से बचने का तरीका भी आपको सोचना पड़ेगा कि हम खतरे तो उठाएं और ज्यादा हो। तो मैं चाहता हूँ तिवारी मैं जी, एक बात अपनी पूरी आप कह लीजिए, पूरी कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप पुरानी रचना को पढ़ें। पुरानी रचना मतलब परसाई जी को पढ़ें, अपने शरद जोशी जी को पढ़ें, जिन्होंने कि ज्यादा खतरे उठाए, जिनके पास ना नौकरियां थी, ना कुछ थे, ना जीवन का आधार था, और कुछ भी नहीं था, और कोई सत्ता भी नहीं थी। उन्होंने खतरे उठा के लिखे हुए हैं और कैसे लिखे हैं और कैसे बचाव किया, कैसे लिए उनको पढ़ें। वो पढ़ने के बाद अपने को ढालें। और मैं इसी के साथ प्रेम जन्म जी से नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था, जो भी बातचीत हो रही थी, अनूप शुक्ल ने बड़ी अच्छी बातें उठाई हैं, कि जब आप कहते हैं कि आप बचा के चलें, जब आप कहते हैं कि दूसरों को व्यक्ति के धरातल पर ना करें, तो मैं सिर्फ मतलब अपने उदाहरण देकर ही कह रहा हूँ कि ये जो बेशर्ममेव जयते है, ये एक रचना है जो आज से और धर्मयुग में छपी थी, और आज से ये सब छपी थी 1981 में। और उसमें मूल मंत्र उसका ये है कि हमाम में अगर सब नंगे हों तो कपड़े पहनने वाले को शर्म आती है, और हमारा पूरा समय ऐसा है जो बेशर्मों का समय है। मूलतः हो क्या गया है कि बहुत सारे आजकल लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा तलाशने के लिए इस तरह के काम करते हैं। विजय तेंदुलकर का ये नाटक अनेक बार खेला जा चुका है। तो सिर्फ ये नहीं है कि इस कारण से लेखक बचे, बल्कि हमें ये भी देखना है कि कौन सी प्रवृत्तियां जो आ रही हैं, क्या उनके खिलाफ हमें लड़ना है या उनसे बच के विड्रॉ करना है अपने आप को। बस ये बातें बहुत लंबी हो सकती हैं, कभी इस पे बात करेंगे। बस मुझे अपना ये बात कहनी थी। इसके बाद धन्यवाद। महेंद्र ठाकुर जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए। हाँ ठाकुर साहब। आदरणीय, आज एक बहुत अच्छी चर्चा हो रही है और बड़ी गंभीर चर्चा हो रही है, और इसमें जो एक दो तीन बातें बहुत उभरी हैं। एक तो सुनील जैन की बात थी, लेकिन उसको मैं अब थोड़ा हटा रहा हूँ। जो बात हुई है, प्रेम जन्मय जी ने कहा छतरपुर में नाटक नहीं करने दिया गया, ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा आघात है। हम कोई बात कहना चाहते हैं, अगर वो देशद्रोह की बात हो, देश का विभाजन जिससे हो रहा हो, तो आप उसका विरोध करें, लेकिन आप बिना देखे बिना सुने आप कैसे किसी चीज को मना कर सकते हैं, रोक सकते हैं? इसकी भत्सना होनी चाहिए, और ये बहुत गलत बात है। चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी की विचारधारा का हो, अगर वो अपनी बात कहना चाहता है जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप है और संविधान के अनुरूप है, संविधान का कोई उल्लंघन नहीं है, तो उसका बिल्कुल हमको स्वागत करना चाहिए और वेलकम करके उनके विचारों को सुन करके अपना आत्ममंथन करना चाहिए। और ऐसे विरोध करने वालों का हमको खुल करके विरोध करना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक खतरे का सवाल है, तो जीवन में तो मित्रों हर जगह खतरा है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां, मैं भी जब बोला नहीं चाहिए, डिप्टी कमिश्नर की डायरी मैंने लिखी थी, तो मेरी गाड़ी को डैश किया गया, पूरी फैमिली बैठी थी, किनारे लायक गाड़ी को ट्रक से डैश किया गया, पूरी गाड़ी हमारी डैमेज हो गई, 1.5 लाख का खर्च, 1,30,000 पेमेंट करना पड़ा मुझे। मेरे बैंक से सारे पैसे निकाल लिए गए, दूसरे को चेकबुक दिया गया, लेकिन ठीक हम तो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार थे। अभी मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसके बाद देखिए, हम चैलेंज अगर हमारे पास नहीं है, अगर हमारे पास चुनौतियां नहीं है, तो हम फिर मजा नहीं आता जीने का। जीने का मजा तो जब भी है जब चुनौती हो, कोई चैलेंज करे, उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हम उसके मात दें। ये लेखक का दायित्व है। उसके लिए रणनीति हमको तय करनी पड़ेगी, हमको लॉ को पूरा पढ़ना पड़ेगा, कोर्ट के चक्कर न लगे, और रणनीति बहुत गहरी बनानी पड़ेगी। मैं जब भी लिखता था, मैंने डिपार्टमेंट के खिलाफ खूब लिखा, अपने इमीडिएट बॉस के खिलाफ खूब लिखा, लेकिन मैंने और उसको छपाया भी। हमारे बॉस ने कहा कि ठाकुर साहब, मैं आपकी कुछ कविताओं पर चर्चा करना चाहता हूँ, बिल्कुल स्वागत है, लेकिन कभी उनकी हिम्मत नहीं पड़ी।
वो मेरे आरक्षित बात से मैंने शुरू किया था। तो ये मेरी व्यक्तिगत हो गई, लेकिन हमको क्या कि रणनीति तय करना चाहिए कि हमारे खिलाफ लिख रहे हैं तो इसके खिलाफ क्या क्या रिएक्शन हो सकता है, क्या क्या षड्यंत्र हो सकते हैं और उसकी काट हम किस प्रकार कर सकते हैं। अब वो सोचने के बाद हमको फिर लिखना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। अभी मेरा जो उपन्यास आ रहा है इसी महीने में, उम्मीद है कि मार्च में आ जाएगा, लॉकडाउन की लव स्टोरी। ये मैं जान से मारने की धमकी जब मुझको मिली उसके बाद मैंने उपन्यास लिखा है और मैं उसका धन्यवाद देता हूँ धमकी देने वाले का कि आज मैं पढ़ नहीं सकता लेकिन मैंने पूरा उपन्यास लिख दिया। उसमें बहुत सारी ग्रुप की गलतियां मिलेंगी आपको क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं पाता, लेकिन चैलेंज हुआ तो मेरी कलम जाग गई और मैंने 5-6 किताबें लिख दी इकट्ठा इस लॉकडाउन पीरियड में। चुनौतियों को एक्सेप्ट कीजिए। अगर हम लेखक चुनौतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, और ठीक है कार्रवाई होती रहेंगी, लेकिन हमको उसके बचाव की रणनीति पहले से तय करनी होगी। अब एक उदाहरण का दूसरी बात जो हो रही थी चुटकुलों पर, बहुत अच्छी बात कही शांतिलाल जी ने कि चुटकुले बेकार करते हैं, स्तर को गिराते हैं, लेकिन मैं लॉकडाउन के लव स्टोरी से मैं चुटकुला जो आए वो सब्जेक्ट के अंदर का है तो ठीक है, मैं उसमें से एक चीज आपको सुना रहा हूँ। 4 पंक्ति की है। एक शादी होती है, वर वधु, उन दोनों के माता पिता रहते हैं, 6 लोग, एक पंडित व 7, 2 पुलिस वाले 9, ऐसे 9-10 लोगों की उपस्थिति में शादी होती है। पूरे लॉकडाउन का पालन किया जाता है, मास्क लगाया जाता है, 2 गज दूरी का पालन किया जाता है, लेकिन जैसे ही शाम को वर वधु कमरे के अंदर पहुंच जाने लगते हैं, दरवाजे में लिखा होता है 2 गज दूरी बहुत जरूरी है। वहां पर कहता है, वर कहता है अरे यार ये मोदी क्या है, अपनी तो छोड़ा हमारी भी छुड़वाएगा। अब इसको सब्जेक्ट के अंदर ला करके हमने लिखा, मैंने ही लिखा है। तो चुटकुलों की बात तो, लेकिन यहाँ ज्यादा गंभीर विषय है कि जो अराजकता जो फैल रही है हर क्षेत्र में, उस अराजकता का सामना कैसे किया जाए। आज के लेखकों के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है और इसी से निकालना हम लेखकों का, हम व्यंगकारों का, हम बुद्धियों का दायित्व है। अदरवाइज हम इसके काबिल नहीं है। सोचें, विचारें, चिंतन करें, पढ़ें, मनन करें और रास्ता निकालें। रास्ता बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। धन्यवाद ठाकुर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। और खतरे तो उठाने ही पड़ेंगे, और मैं तो बहुत हमेशा कई बार ऐसा बोलता हूँ कि अगर हम खतरा नहीं उठा सकते तो प्रेम गीत लिखें, है तो उसमें कोई खतरा नहीं होता। और मैं अब गोष्ठी का काफी एक मिनट मैं एक लाइन में भी बोल देता हूँ और फिर शायद प्रभाष शंकर जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, आजकल मैं महेंद्र ठाकुर की डिप्टी कमिश्नर की डायरी पढ़ रहा हूँ और बहुत सचपूर्ण लिखी है इन्होंने, नौकरी के दौरान लिखी है। बस मैं इतनी बात कहूंगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। हाँ, चूंकि ये बात मैं बोल दूं सनी जी, एक सेकंड के लिए। हाँ, खरे जी आप धन्यवाद, आभार के लिए तैयार रहें। अब तिवारी जी। जी धन्यवाद। तो चूंकि ये बात राही जी ने जो बड़ा मलेहरा के संदर्भ के साथ शुरू की, तो मैं ये जरूर, जैसे जवाहर चौधरी जी ने जो बात कही, मैं उससे मुतमईन हूँ और मैं उससे सहमत हूँ कि रचनाकार को अपना परिवेश और अपनी, हम हर काम का कोई ना कोई कीमत तो अदा करते ही हैं। तो जो चुनौतियां हैं वो भी होती हैं और चुनौतियों का स्वरूप भी अलग अलग होता है। एक होता है अपने स्टेटस को बरकरार रखने की चुनौती, और एक होता है अपने अस्तित्व को बचाने की चुनौती। तो मोटे तौर पर मैं समझ पाता हूँ 2 चुनौतियां हैं। तो जहां एग्जिस्टेंस का खतरा होता है, जहां अस्तित्व को बचाने की चुनौती होती है, तो मुझे लगता है कि वहां पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि हम कितनी कीमत अदा कर सकते हैं, हम कितना खतरा उठा सकते हैं, और जितना हमारी क्षमता है, जितना हमारी कैपेबिलिटी है, हमको उसके अनुरूप ही खतरा उठाने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर महेंद्र कुमार ठाकुर के पास खतरा उठाने की जो कुवत है वही कुवत हमारी हो। हमारी कुवत कम हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा, और मुझे लगता है कि ये हम में से सभी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए और
बड़ा मलहरा के संदर्भ में भी और हमारे साथियों के संदर्भ में भी, कि ये हमें खुद देखना होगा वहां पर कि हम जो परिवेश है उसमें हमको किस तरीके से एग्जिस्ट करना है, हम कितना खतरा उठा सकते हैं, किस रूप में उठा सकते हैं और कितना आगे हम सक्रिय हो सकते हैं। और आधुनिक साहित्य की जब हम लोग बात करते हैं, जो मैं बार-बार कहता हूं कि आधुनिक साहित्यकार अगर आप हैं, तो आपको निश्चित रूप से कमजोर की तरफ खड़ा होना होगा। क्योंकि आपको अपनी बात न कहने की न कहने देने की बंदिश कौन लगाता है? कोई ताकतवर लगाता है। क्योंकि अगर वो ताकतवर नहीं होता तो आपको बंदिश नहीं लगाता, आपको खतरा नहीं होता। इसी दृष्टि से आपको देखना होगा कि जो आधुनिक साहित्य है, वो हमेशा कमजोर की तरफ खड़ा होगा। वो हमेशा बात को कहने की, सुनने की, समझने की गुंजाइश बचा के रखेगा। और जो मैं बार-बार कहता हूं कि असहमति लोकतंत्र का प्राण है। हम अगर एक दूसरे से असहमत नहीं होंगे, एक दूसरे को सुनेंगे नहीं, एक दूसरे के प्रति उदार नहीं होंगे, एक दूसरे के प्रति सहिष्णु नहीं होंगे, तो लोकतांत्रिक नहीं होंगे। और अगर हम लोकतांत्रिक नहीं होंगे, तो फिर ये सारी कवायद, ये सारा संसाधन, ये सारी बातचीत बेमानी है। इसलिए लोगों को लगता होगा कि ये लोग क्यों किसी एक धारा के प्रति खिलाफत करते हैं। किसी धारा ने हमारी कोई गाय नहीं खोल ली है जो हम उनकी खिलाफत करते हैं। उनसे हमारा कोई पुश्तैनी विवाद नहीं है, हमारा विवाद सिर्फ लोकतंत्र के लिए है। हमारा विवाद सिर्फ हमारा डिफरेंशिएशन उनके साथ, हमारा अलगाव सिर्फ उस बात को लेकर है कि जब वो कहते हैं कि आप जो बोलते हो वो बिल्कुल गलत, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, हम जो चाहेंगे वही होगा। जब इस अप्रोच के साथ कोई काम करेगा, तो फिर ये तानाशाही, तानाशाह की शुरुआत होगी। लोकतंत्र में हमेशा असहमति को, असहिष्णुता को, एक व्यक्ति को भी आपसे असहमत होने का हक है। और जो ये काम करता है, जो इतनी छूट देता है, हमें उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझना है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम कब मजबूत होता है और कब कमजोर होता है। तो अगर एक व्यक्ति को भी अपनी बात निर्भीकता से बोलने की आवश्यकता है, जिस दिन इस देश में या इस धरा पर, इस धरती पर धोबी के कहने से राजा भी अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा लेगा, उस दिन वास्तविक रामराज्य आएगा। रामराज्य इतनी आसान चीज नहीं है। धोबी ने असहमति जाहिर की थी सीता के ऊपर, और सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। जब आप इस तरीके का जिगरा दिखाएंगे, तब आप रामराज्य के सच्चे अधिकारी होंगे। इस बात को समझना पड़ेगा। और इस दृष्टि से रामराज्य में बहुत असहिष्णुता की गुंजाइश है। लेकिन जब चीजों को, जैसा आज सुधीश पचौरी जी की रचना की बात हुई ना, कि पाठ को पाठ और पुनर्पाठ, जो जवाहर चौधरी जी ने उसको खोला, तो ये समझना होगा कि पाठ को पाठ और पुनर्पाठ कैसे हो रहा है, कैसे चीजों के अर्थ बदल रहे हैं। जिसको लेकर रघुवीर शाह की पंक्ति है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चन्ना गाता है। ये समझना होगा कि ये जो राष्ट्रगीत है, उस राष्ट्रगीत की निर्मिति जॉर्ज पंचम की अगुवाई में लिखी गई थी। ये राष्ट्रगीत का इतिहास समझना पड़ेगा। हमें मालूम नहीं है कि संदर्भ क्या है, परिदृश्य क्या है, और हम उसको लेके चले जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं साहित्य को। और इसीलिए आधुनिक साहित्य को तो निश्चित तौर पर इन चीजों को खबर के पीछे, खबर के आर पार देखने की बात, जो शांति लाल जी ने कहा कि खबरों के आर पार देखने की दृष्टि होनी बहुत जरूरी है। और हम लोगों को निश्चित तौर पर अपनी सुरक्षा और अपनी सुरक्षा के साथ साथ हर कमजोर की सुरक्षा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं सोचता हूं कि रेहड़ी पटरी वाले को कितनी आजादी मिलती है, उसको जितनी आजादी मिलती है हमको बस उतनी ही दे दो, उससे ज्यादा नहीं चाहिए हमें। तो जब आपकी संवेदनशीलता का धरातल उसके साथ जुड़ेगा, तभी आप सच में लोकतांत्रिक हो पाएंगे, तभी आप सच में लोकतांत्रिक मूल्यों के नाम पर लेखन कर पाएंगे। होता क्या है, हम में से अधिकांश लोग सत्ता के साथ अपनी संवेदना को जोड़ते हैं, उस रेहड़ी पटरी के साथ संवेदना को नहीं जोड़ते। पीछे बात हुई है, 1 रुपए किलो चावल लगा लेने वाला जो समाज है, उस पर हमारा व्यंग जाता है, हम उस पर नहीं जाता जो करोड़ों अरबों का घोटाला होता है। तो ये हमें देखना होगा कि हमने सॉफ्ट टारगेट चुना है या हार्ड टारगेट चुना है, कौन सा टफ जॉब है, ये बहुत जरूरी है। और निश्चित तौर पर हम सबको तमाम सहमतियों और सहमतियों के बाद संवाद की गुंजाइश रखनी है और अपने आप को सुरक्षित और बचाते हुए काम करने की आवश्यकता है। और रंजन हो, लेकिन उससे पहले विवेक हो। हमारे साथी विवेक रंजन जी भी इस समूह में है, तो विवेक हमेशा साथ रहे। हम सब अपने विवेक को अपना गुरु बनाएं और निश्चित तौर पर
आगे काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी, आपने असहमति पर एक गंभीर बात की है कि असहमति लोकतंत्र की बहुत जरूरी तत्व है और काफी समय काफी हो गया है, 5 बज रहे हैं। मैं अरुण अनोखरी जी से आग्रह करता हूं, हम अब गोष्ठी के अंतिम चरण पहुंच गए हैं, काफी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया हुआ है और काफी गंभीर चर्चा हुई है। मतलब पूरा समय हम लोग व्यंग और व्यंग्य के आसपास घूमते रहे और बहुत अच्छी चर्चा हुई है और इस चर्चा के लिए सभी लोग आभारी हैं और मैं अरुण अनोखरी जी से आग्रह करता हूं कि वे आभार प्रदर्शन करें। खरी जी। सभी को नमस्कार। आज रचनाओं पर विमर्श के साथ साथ एक बहुत ज्वलंत विषय पे काफी सारगर्भित चर्चा हो गई और सबकी वाजिब चिंताएं भी सुनने को मिली और ये इस आज के समय की सच्चाई भी है कि जिस तरह का माहौल पैदा हो गया है या बना दिया गया है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा तो मंडरा रहा है, सब कोई उसको महसूस कर रहा है, सबको दिखाई भी दे रहा है। तो ये भी एक विचारणीय मुद्दा है जो जैसा कि सुनील जैन राही जी ने भी कहा, जवाहर जी ने भी कहा कि अपने को बचा करके अपनी जिम्मेदारियों, परिवार के प्रति भी जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी बचाना बहुत जरूरी है। केवल ताल ठोक करके मैदान में उतर जाना है, ऐसी भीड़ के सामने जो अल्हड़ है, हथियारों से लैस है, किसी को सुनना नहीं चाहते, तो उनके सामने हमारी क्या आवाज रहेगी और उस समय कोई हमारे साथ ही नहीं खड़ा होगा। ये इस तथ्य को भी सबको समझना बहुत जरूरी है। तभी क्योंकि लेखन अच्छा है, जन सरोकार लेखन में रहें, ये बहुत अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग सामने हैं, हथियार लेकर आ गए हैं, तो उनके भी सरोकार हैं। उनका एक ही सरोकार है कि हमको आपकी बात सुनना नहीं है, हमको आप हमारी बात कहने से चुप हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम आपको खत्म कर देंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण पिछले दिनों में आए हैं। एक कार्टून बनाने वालों को उठा लिया, 6 महीने जेल में डाल दिया। तो ऐसी परिस्थितियों में ये तो निश्चित रूप से बहुत संभल के चलने की जरूरत है, बहुत विचार करने की जरूरत है। लिखना है और बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा और उसको बचाव से ही लिखना पड़ेगा। अभिषेक का उदाहरण दिया ही गया है कि उसकी तो कोई गलती नहीं थी, उसका कोई पॉलिटिकल वो भी नहीं था, लेकिन एक संगठन बीच में आ गया, उसका अभी भी केस खत्म नहीं हुआ, चल ही रहा है। तो भावुकता में उस समय तो कुछ लोग साथ में खड़े हो जाते हैं, लेकिन बाद में कोई साथ उतना नहीं दे सकता, क्योंकि जो झेलना है वो इंडिविजुअल को ही झेलना है। और परसाई जी और शरद जोशी का टाइम बहुत अलग था, 50 साल पहले की बात थी। उस समय कोई विरोधी पार्टी उतनी मजबूत नहीं थी, जो पार्टी सत्ता में थी तो वो उतनी सहिष्णुता नहीं थी कि लोगों को बर्दाश्त नहीं करे। इधर तो अब बोलना ही गुनाह होता जा रहा है, इस तरह की बात माहौल बनता जा रहा है। तो ये सब चीजें विचार करके ही लिखना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सम्मान के साथ और बहुत आदर के साथ जवाहर जी और प्रेम जी की बात से हो सकता थोड़ा सा मैं विमुख हो गया हूँ, लेकिन ये भी एक सच्चाई है जो कहना जरूरी था, तो मेरे को लगा कह देना चाहिए। और तिवारी जी ने एक बात जो कही कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो राष्ट्र गीत लिखा, तो मैं हो सकता गलत हूं, मैंने क्योंकि कहीं पढ़ा था कि जॉर्ज पंचम की स्वागत में लिखा, ये एक परसेप्शन बना दिया गया, जबकि ऐसा नहीं था वो। अब कितनी सच्चाई है इसमें, ये तो जवाहर जी बता सकते हैं, प्रेम जी बता सकते हैं, या जो ज्यादा अध्ययन किया है लोगों ने, क्योंकि मैं उतना सब इन चीजों के बारे में ज्ञान नहीं रखता हूं। लेकिन फिर भी हमने कहीं पढ़ा था ये कि एक परसेप्शन ऐसा बना दिया गया कि जॉर्ज पंचम के स्वागत में ये गीत लिखा गया, जबकि वास्तविकता वैसी नहीं थी, क्योंकि ये बंगला में लिखा गया और बहुत लंबा गीत है ये, उसके केवल एक अंतरे को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकृत किया गया है। और आज का विमर्श जैसा सुन के, और ये नया कंसेप्ट था व्यंग धारा का कि प्रकाशित रचनाओं पे व्यंग विमर्श किया जाए, और ताकि लेखकों को या जिन्होंने वो रचनाएं पढ़ी हैं उनकी कमियों के बारे में जानकारी हासिल हो। तो ये बहुत अच्छा हुआ, इसमें सीखने का अवसर तो है ही, अपने को समृद्ध करने का भी बहुत मौका है कि हम क्या गलतियां हो जाती हैं, छोटी छोटी गलतियां जिन पे ध्यान नहीं जा पाता, उन पे जब कोई
रोशनी डालता है तो लगता है हाँ यहाँ पर गलती थी, ये सही बात है, इसको सुधारा जाना चाहिए था, तो हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो 4 अतिथि थे, 1-2 लोग तो हमारी इस ग्रुप की सम्मानीय सदस्य हैं, तो सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जवाहर जी से बहुत अरसे बाद सामने देख रहा हूँ उनको, एक आध बार फोन पे बात हुई, एक बार कहानी हमारी कहीं छपी थी तो उन्होंने पढ़ करके हमको फोन किया था। तो उनकी सहजता और ये तो विनम्रता को मैं बिल्कुल, एक हमारी कहानी संग्रह की भूमिका भी आपने लिखी, मैं तो ऐसे भेज दिया था, 2-3 दिन के अंदर भी लिख के भेज दी उन्होंने। तो जवाहर जी जितने सहज और सरल व्यक्ति हैं, लेकिन व्यंग के मामले में शायद उतनी सहजता नहीं है, बिल्कुल व्यंग खरे खरे और करारी व्यंग लिखते हैं। तो मैं आज इस कार्यक्रम में आए, उन्होंने विमर्श में भाग लिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। शांतिलाल जैन जी हमारे तो भोपाल के साथी हैं और आज के समय में बहुत अच्छा लिखने वाले व्यंगकारों में शुमार हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और मधु आचार्य जी और राजेंद्र वर्मा जी हमारे इस ग्रुप के ही सदस्य हैं। शांतिलाल जी भी पहले थे, शायद अभी हैं कि नहीं मेरे को नहीं पता। नहीं, अभी है। तो वर्मा जी का और मधु आचार्य जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आज इस विमर्श में जितने भी सभी साथी, वरिष्ठ साथी उपस्थित रहे, उन सबका आभारी, सबका अभिनंदन। और अगले विमर्श में फिर हम अगले रविवार को मिलेंगे किसी नए विषय के साथ में। तिवारी जी तो पहले घोषित नहीं करते किस विषय पे क्या करना है, ये आखिरी समय तक असमंजस बना के रखते हैं। आज भी पता नहीं था किन रचनाओं पे विमर्श होने वाला, लेकिन ये भी एक अच्छा है कि पता नहीं लगता तो उत्सुकता बनी रहती है क्या होने वाला है। पहले पता लग जाए तो लगता है ये रचना तो हमारी पड़ी हुई है। तो ये भी एक अच्छा वो है कि उत्सुकता बनी रहती है, क्या कार्यक्रम है, क्या विमर्श होगा, कौन लोगों को ये कौन सी रचना दी गई है। तो तिवारी जी और रमेश सैनी जी का भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने ग्रुप को नए नए विषय और नई शैली से संचालित करने की योजना बनाते हैं। सभी का आभार, धन्यवाद।